हाय गाइस, तो इस सीरीज की शुरुआत में मिसुमी माकोटो बताता मिसुमी माकोटो से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। हालांकि बहुतों को दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है, पर मेरी इस दुनिया में गॉड एक डेवल है। और जब से मैं स्काई में आया हूँ और दूसरी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की है, पर जब से कई रातें बीत चुकी है, केवल मेरे पे डैमेज ह्यूमन फैमिली पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पर मेरी इस जर्नी का मकसद अपने मॉम एंड डैड को ढूंढना। और हाँ, हम एक नया स्टोर खोलने के लिए राट अकेडमी जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्टो को टॉप ऑफ हैबिट की तरफ आ गया था, जहाँ पर मिसुमी माकोटो का आता चलना काफी ज्यादा थका देने वाला काम है, जिस पर माकोटो बताता लेकिन ये टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करने और गॉड की पावर से तो बेहतर है। जरा सुनो, मैं हमारे लिए कमरा ढूंढ दूंगा और यंग मास्टर तुमको खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिलता, तो हमें खाने के लिए कब चलना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिसुमी माकोटो का कहना है कभी भी चल सकते हैं। ये बात को सुनकर माकोटो बताता क्या कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि टोमो-सामा और मियो-सामा क्या करेंगे जो हमारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पर क्या मैंने तुम्हें सस्ते से होटल में रुकने की इजाजत दी, बल्कि हमें डेमी प्लान को उनके हाथों में छोड़ने का था। जिस पर मिसुमी माकोटो अपने मन में कहता टोमो-सामा मियो-सामा, क्या मेरे जाने के बाद डेमी प्लान को उनके हाथों में छोड़ना ठीक था। फिर हम टोमो को देखते हैं जो मिसुमी माकोटो का शागिर्द है और वो एक हाई रैंक का डीमन भी है। तभी टोमो कहती मैं खाना पकाने के तुम्हारे इंटरेस्ट को समझती हूँ और किसी दिन यंग मास्टर के सामने तुमको अपनी स्किल को पेश करने में मजा आएगा। और वो ये सारी बात मियो को बता रही थी। मियो एक ब्लैक स्पाइडर माकोटो की सेकंड शागिर्द, पर उसके इस खतरनाक खाने की वजह से वहाँ तो एमा बेहोशी हो गई। एमा एक हाईली डार्क है, साथ ही साथ एल्डर डुवर्फ की भी हालत खराब हो चुकी। पर हम टेबल के नीचे कोमोई को देख पाते हैं जो मरने की हालत में आ गई। और ये करी राइस किसी और ने नहीं बल्कि मियो ने ही तैयार किया था। तभी टोमो कहते क्या तुमने यंग मास्टर से कभी पूछा कि इसे कैसे बनाया जाता है, जिस पर मियो ने कहा नहीं, क्योंकि ये यंग मास्टर के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमा कहने लगी मियो ये हरा हरा क्या है। दूसरी तरफ एल्डर डुवर्फ बोलते क्या ये मेटल है ना, जिस पर मियो एग्री कर गई। जो सुनकर तो टोमो के मुंह में से ब्लड ही निकलने लग गया। अगले सीन में मिसुमी माकोटो ब्लू मीट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, पर उसको खाने के बाद पता चला कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन वहाँ का ओनर उसके ऐसे फेस को देखकर कहता क्या तुम कम से कम खाते समय दूसरा चेहरा तो बना लो। जो सुनकर मिसुमी माकोटो उसको बताने लगा था मैं माफी चाहूंगा पर मेरी बनावट रेयर है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। तभी उसके मैजिक कमेंट को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया। देन मिसुमी माकोटो का कहना है मैं किसी रीजन से बोल नहीं सकता, असल में ये उस बकवास गोडेस के कारण है। फिर वो उससे कहता तो ये खाना स्लाइम को यूज करके बनाया गया है, जिस पर सोप ओनर बताता तुम्हें कैसे पता चला, जरूर तुम एक एडवेंचर होंगे। लेकिन मिसुमी माकोटो अपने खाने में खोने के साथ कहने लगा मुझे लगा ही नहीं था कि स्लाइम भी इतना टेस्टी होता है। दूसरी तरफ सोप ओनर कहने लगा अरे मैंने गिल्ड को हंटिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया, तो अगर तुमने मेरे लिए कुछ पकड़ा मैं इसकी सराहना करूंगा। जो सुनकर मिसुमी माकोटो कहता लेकिन मैं गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हूँ, पर मैं मुख्य रूप से व्यापारी के रूप में काम करता हूँ। फिर वो वहाँ पर एक गोल्ड कॉइन देने के साथ जाने लगा, साथ ही वो उससे कहता छुट्टे तुम रख लेना। पर उसको बड़ा अफसोस था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मेरे बारे में सोचेगा कि मैं एक बुरा व्यापारी हूँ। नेक्स्ट सीन में वहाँ के लोग मिसुमी माकोटो को देखकर बातें बनाने लगे थे कि वो एक डीमन है, उसका चेहरा खतरनाक है वगैरह वगैरह। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिसुमी माकोटो कहता मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने मास्क को पहनना बंद करने का फैसला कर दिया है, पर ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। पर जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो काफी ज्यादा हैरत था, पर यहाँ पर रहना काफी ज्यादा पेनफुल भी लगने लगा था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर गिल्ड की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा उसके रैंक कार्ड को देखने के साथ कहने लगा जब तुम लेवल 1 रैंक कीपर हो तो तुमने स्पेशल रैंक के काम को पूरा कैसे किया। जो सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके क्योंकि रैंक ई का बंदा स्पेशल रैंक के काम को कैसे पूरा कर सकता है। जिसके बाद मिसुमी माकोटो वहाँ के पोस्टर को देखने के साथ बताता तो स्लाइम हंटिंग रैंक बी का काम है, पर मैं रैंक ई पर हूँ तो इसे नहीं कर सकता। तभी तामा वहाँ पर आते के साथ कहने लगी मेरे गाँव में मून गैंग ने अटैक कर दिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिसुमी माकोटो कहता है इसका मतलब क्या है। पर तामा कह रही थी कि मैं इसके लिए इनामात भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था क्योंकि मून एक डाकू की गैंग का नाम है जिसमें 100 मेंबर हैं। जो सब सुनकर टामा रोने के साथ कहने लगी मैंने हमेशा गॉड को प्रे किया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कुछ बंदे उसको परेशान करने के साथ कहने लगे अगर जो हम चाहते हैं वो तुम देने के लिए तैयार हो जाओ तो हम इसके बारे में सोचेंगे। जिसके बाद तामा उनसे अपने आप को बचाते हुए मिसुमी माकोटो से कहते प्लीज मेरे सामने से हट जाओ, पर उसकी ऐसी हालत को देखकर उसको भी इस पर तरस आ जाता है। अगले सीन में मिसुमी माकोटो अपनी पावर को यूज करने के साथ उस लड़की को ढूंढ लेता है, लेकिन उस लड़की को वही लड़के दोबारा से परेशान करने लगे थे। उसी वक्त मिसुमी माकोटो वहाँ पर वक्त पर आने के साथ उनको वहीं पर रोक देता है, जो देखकर वो गुंडे उस बंदे पर हमला करने ही जा रहे थे, पर माकोटो तो उनसे पहले उनको ढेर कर देता है। फिर वो उस लड़की से कहता क्या तुम मुझे उस लड़की को हील करने की इजाजत दोगे, जिस पर लड़की का कहना है क्या तुम डेमी ह्यूमन हो इसलिए हमारी मदद कर रहे हो। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो कहने लगा मेरी सकल सूरत के बावजूद भी मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद वो याद कर
करते हुए बताता सुकोयोमी सामा से जो मुझे पावर मिली थी वो इनक्रेडिबल है। साथ ही साथ अपने बारे में कहने लगा मैं एक एडवेंचर हूँ। तभी उस लड़की का कहना है मेरी इस बेफिजूल की बातों के लिए माफ करना और मेरा नाम तामा है, तापा विलेज से। साथ ही ये ईटो वेयरवुल्फ है। वो सुनने के बाद मिसुमी माकोटो अपने ख्वाबों में खोने के साथ कहने लगा मुझे यकीन है कि वेयरवुल्फ सभी आकारों में बड़े होते हैं। अगले सीन में मिसुमी माकोटो कह रहा था वैसे रुवन के असल में मून के हमले के बारे में क्या, और ये क्या सच है कि तुम उनको बाहर ले जाने के लिए ग्रुप का इंतजार नहीं कर सकती। जिस पर तामा का कहना है उन्होंने वाकरेल सान को टॉर्चर किया, साथ ही साथ हमारे गाँव का सबसे पावरफुल बंदा हमारे लिए सबक के रूप में मौत को हासिल हुआ। उन्होंने उसकी वाइफ को भी मार डाला। बाकी विलेजर्स का कहना है कि हमें उनकी मांगों का पालन करना चाहिए और हमारी सारी दौलत उनको सौंप देनी चाहिए। लेकिन अब तक उन्होंने जिस गांव पर हमला किया है वहां पर कत्लेआम ही हुआ है और उनका सब कुछ छीनने के बाद उनकी नजर हमारे गांव पर है। इसके बाद ईटो को भी होश आ गया था। तभी मिसुमी माकोटो अपने मन में कहता अब तो मैं मौत का आदी हो चुका हूँ और मैंने काफी लोगों को मारा भी है। हालांकि मेरी पुरानी दुनिया में ये नॉर्मल नहीं था। मैंने सोचा कि मैं एक्सेप्टेड कर लूंगा कि स्काई में यह एक नॉर्मल घटना थी। फिर उनसे कहने लगता मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाऊंगा। पर वो कहाँ पर है जिस बात पर तामा बोलती, लेकिन हमारा गांव पहाड़ के पास है, वहाँ पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगता है। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो कहता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी वो उन दोनों को अपने हाथों से पकड़कर वहाँ से छलांग लगा दिया था। कुछ देर बाद वो तापा गांव में पहुंच जाते हैं। तभी मिसुमी माकोटो अपनी पावर को यूज करने के साथ देखता है जहाँ पर लोग मरे हुए थे, साथ ही साथ उसको खून की भी गंध आ रही थी। पर वो इनकी प्रॉब्लम में अपने आप को घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तभी इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मियो की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो कह रही थी कि मैंने सोचा कि मैंने केयरफुल तरीके से मीट और वेजिटेबल को सेलेक्ट किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को मियो के खाने की वजह से हालत ही खराब हो चुकी। जिस पर एमा का कहना है अच्छा हुआ कि मैंने दवा को पहले ही खरीद लिया था। जो सुनकर कमोए कहती लेकिन अब तो काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। ये बात को सुनकर टोमो कमोए से कहने लगी थी आज का मेन्यू क्या था, जिसके जवाब पर कमोए बताती नमकीन चिकन सब्यूअर्स और ऑक्यूर्स विच इज साइज। वो बात को सुनकर टोमो ने कहा यह खाना पूरी तरीके से अलग है। दूसरी तरफ मियो बोलती मैंने सुना है कि सूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आलू की आंखें जहरीली होती है और जब मैंने उसको छीला तो मुझे इतना ही मिला। अगले सीन में मून गैंग को देखते हैं जिस पर मिसुमी माकोटो नजर रख रहा था। साथ ही वो कहता मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं इसे दोबारा पहनूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि उनको मेरे बारे में पता चले कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस पावर की वजह से वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो चुका। इसके बाद मून गैंग बोल नहीं पा रहा था, साथ ही साथ उसको कोई भी शोर नहीं सुनाई देता। तभी धीरे धीरे वहाँ के लोग मरने लगे थे और उनको मारने के दौरान उसका कहना है कि मैं इंसानों के साथ काफी गहराई से जुड़ना नहीं चाहता, पर मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है तो मैंने अपने दिल की बात को सुनने का फैसला किया। जो कहने के बाद वो उनको मारने लगा, साथ ही साथ वो उनके करीब भी जा रहा होता है, जिसको देखकर उस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला कर दिया, पर मिसुमी माकोटो पर उसका असर ही नहीं होता। फिर वो अपनी फ्लेम को समन कर लेता है जो एमा ने उसको सिखाई थी। तभी वो उस फ्लेम से एक वेपन क्रिएट करने के साथ उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उनका खात्मा हो गया। तभी बचे हुए बंदों से मिसुमी माकोटो बोलता मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर जाने से पहले अपने आप को फिर कभी भी मून गैंग मत कहना। और तापा गांव को इसके बारे में मालूम पड़ चुका था कि मून गैंग का खात्मा हो गया। दूसरी तरफ माकोटो कहता यंग मास्टर आप कहाँ थे। जो सुनकर मिसुमी माकोटो ने कहा इससे भी जरूरी बात है कि तुम्हें रहने के लिए कोई होटल मिला। जिस पर माकोटो बताता हाँ मेरे को मिल गया, पर हर रात के 3 गोल्ड कॉइन खर्च करने होंगे। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो का कहना है 3 गोल्ड कॉइन की कीमत 30,000 येन है। क्या तुमको नहीं लगता यह महंगा है, पर ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन रुको अब समय थोड़ा पीछे की ओर घुमाते हैं। यही वदासी तोमोकी को दूसरी दुनिया में बुलाए जाने से पहले की दोपहर की बात है। तभी तोमोकी के पीछे से आवाज आती है जो उसको बुला रही थी, बल्कि ये और कोई नहीं ओटोनासी है। तभी ओटोनासी तोमोकी से माफी मांगते हुए कहती सॉरी स्टूडेंट काउंसिल में जो तुमको डॉक्यूमेंट मिला है उसमें तारीख गलत है। जिस पर वो उसको सही तारीख वाला डॉक्यूमेंट दे देती है, जिस पर तोमोकी एग्री करने के साथ वहाँ से जाने लगा। लेकिन ओटोनासी अपने मन में बोलती तोमोकी तुमको देखकर ऐसा कहा जाता है कि तुम एक हीरो हो, जहाँ पर सभी मेंबर सुंदर है पर तुम वहाँ पर अजीब हो। लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एक हीरो हो, हालांकि मुझे तुमसे जेलसी होती है और बस थोड़ी कोशिश से ही मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं नई चीजें आजमाती रहूंगी और मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर गोडेस की तरफ आ जाती है। तभी गोडेस कहती तुमको हिबी की ओटोनासी होना चाहिए। फिर वो उसको बताती मैं इस दुनिया की गॉड हूँ और मेरे प्रोटेक्शन में दुनिया पर दुष्ट डीमन द्वारा हमला किया जा रहा है। ये पहले किसी भी क्राइसिस से काफी अलग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। प्लान है तुमको बाकी हीरो के रूप में उस दुनिया में भेजने की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओटोनासी इसके लिए उसको मना कर देती है, यहाँ तक कि वो उससे कहती तुम इसके लिए किसी और को सेलेक्ट कर लो। साथ ही साथ मेरे पास काफी सारे दोस्त है और मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, तो मैं अपना बाकी समय अपना जीवन उन दोस्तों के साथ बिताना चाहती हूँ जिनका रिलेशन मेरे से नहीं है। ये बात को सुनकर गॉड का कहना है ये दुनिया काफी बड़ी है और तुम ऐसे दोस्त की चाहत रखती हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। चलो मैं तुम्हें पावरफुल मैजिक की ब्लेसिंग दूंगी और साथ ही
साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाऊंगी और तुम्हारे पास करिश्मा, लीडरशिप और डिवाइन आइटम भी होगा। आई होप तुम्हें मजा आएगा। जो कहने के बाद वो उसको दूसरी दुनिया में लिमिया किंगडम की ओर भेज देती है, जहाँ पर पहुंचने के साथ वहाँ के लोगों को गॉडेस बता रही थी यह तुम्हारी हीरो है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। जो सुनकर वहाँ के लोगों को होप मिल चुकी थी कि अब तो हम बच जाएंगे। इसी बीच ओटोनासी के बाद तोमोकी को बुलाया गया, पर उसके वेलकम के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वह बंजर जंगल में अकेला ही भटक रहा था। दूसरी तरफ ओटोनासी अपनी लाइफ एकदम लग्जरी की तरह जी रही थी। फिर वो एक मैप देखने के साथ बोलती है तो बिल्कुल जापान जैसा दिख रहा है। देन गॉड के लोगों द्वारा डीमन को बंजर भूमि पर रहने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही साथ ओटोनासी के पास एक स्पिरिट वुल्फ भी है। अगले सीन में वहाँ के लोग ओटोनासी की इस खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती तो ये है हीरो जो काफी ज्यादा साफ दिखती है पर इसमें खून की गंध नहीं आती। यह वो फूल है जिसे बैटल में नहीं होना चाहिए। जो कहती वो लेडी वहाँ से जाने लगी, पर उसको वहाँ पर एक बंदा रोक देता है, जिसको देखकर वो लेडी कहती कि अगर ये है लिमिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन मिस्टर वुडी है। उनकी इस बात के बीच वहाँ पर उनकी मुलाकात ओटोनासी से हो जाती है, जो उनसे कह रही थी मैं तुमसे तुरंत बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से तुम यहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर लगती हो। क्या तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दे सकती हो? और मैं यह भी चाहूंगी कि तुम मेरे साथी बनो ताकि बैटल में तुम मेरे पीठ पीछे नजर रख सको। उसके इस एटीट्यूड को देखकर मिगुमी कहने लगी थी मैं अपनी लाइफ किसी ऐसे को सौंप नहीं सकती जिससे मुझसे ही स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओटोनासी उसके कानों में कुछ ऐसा कह देती है कि वो उसको ट्रेन करने के लिए मान गई। दूसरी तरफ वो देख रहा बंदा कहता मुझे उसके साथ रहने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आइस जोन लिमिया किंगडम बॉर्डर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा टेलीस्कोप से बाहर की तरफ नजर रख रहा था। उसी वक्त वो वहाँ पर देखता है कि किसी की कैरेज गिरी हुई थी। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो एक प्रीस्ट है, पर वो अपने मैजिक बैरियर को यूज करने के साथ वहाँ के डीमन को रोक रही थी, पर वो ज्यादा देर के लिए उन डीमन को नहीं रोक पाएगी। और वहाँ के डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो माना खा के स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस मंजर को देखकर डोकू बताता मुझे कहना होगा लोरेल की ये प्रीस्ट शानदार है और वह अपने शील्ड के साथ डीमन को तब तक रोक सकती है जब तक हम उन डीमन तक ना पहुंच जाएं। जिस पर मिगुमी का कहना है वहाँ पर 4 डीमन है, हम में से किसी एक को बाहर निकलना होगा ताकि हम उन डीमन को जल्द से जल्द खत्म कर सकें। और वो अपनी तरह के डीमन को बुलाने के लिए एक अजीब सी आवाज निकालते हैं। दूसरी तरफ हम उन डीमन को देखते हैं जो उसके शील्ड पर इतनी बुरी तरीके से चढ़े हुए थे कि वो तो उसके बैरियर को ब्रेक ही कर देंगे, लेकिन इसकी वजह से उनका ध्यान भटक गया और वो मौका पाकर उन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक एक करके डीमन का खात्मा कर दिया। साथ ही साथ ओटोनासी भी एक डीमन को मारने में कामयाब रही, पर वो पूरी तरीके से मारा नहीं था और वो अपनी भयानक आंखों से ओटोनासी की तरफ भी देख रहा था, जो देखकर ओटोनासी डर गई, जिसकी वजह से वो डीमन अपनी अजीब आवाज से वहाँ पर और भी डीमन को बुला लेता है, जो आते के साथ सीधे उन पर हमला कर देते हैं। डीमन के ज्यादा होने की वजह से प्रीस्ट की शील्ड भी ब्रेक होने लगी थी। दूसरी तरफ डरी हुई मासूम ओटोनासी अपने आप को संभालते हुए उन डीमन पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो अकेले ही काफी डीमन को मार देती है। साथ ही साथ वो अपने साथियों को भी मोटिवेट कर रही थी ताकि वो डीमन का खात्मा कर सके। कुछ देर बाद हम वहाँ पर सिर्फ डीमन की लाशें को देख पाते हैं, जिनकी गंध को सूंघते हुए वहाँ पर स्पाइडर डीमन भी आ चुका और वो आते के साथ उन पर अटैक कर देता है, पर वो उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देते हैं। साथ ही साथ उनको मालूम पड़ चुका था कि ये स्पाइडर डीमन काफी पावरफुल है, लेकिन मिगुमी हार नहीं मानती। वो उस पर बार बार अटैक करे जा रही थी, पर उस डीमन पर कोई असर ही नहीं होता। देन वहाँ के मैजिशियन और डिफेंस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, जो देखकर मिगुमी अपनी एक स्किल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर डीमन का एक पैर कट गया, लेकिन वो अपनी रीजनरेशन की पावर से अपना पैर फिर से क्रिएट कर देता है। इस बार स्पाइडर डीमन ने अपने जाल से ओटोनासी पर अटैक कर दिया था, जिसको बचाने के लिए मिगुमी सामने आ गई और वो डीमन मिगुमी को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो डीमन उस पर इतनी बुरी तरीके से हमला करता है कि उसके मुंह में से खून निकलने लगा, जो देखकर ओटोनासी काफी गुस्से में अपने स्पिरिट वुल्फ की मदद से उस डीमन के चंगुल से मिगुमी को बचा लेती है। जिसके बाद वो प्रीस्ट उसको हील करने लगी थी, पर वो स्पाइडर डीमन उन सब पर एक ही साथ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, जो देखकर ओटोनासी अपना आपा खोते हुए उस पर हमला करने के लिए चली गई, लेकिन वो डीमन उस पर ही अटैक कर देता है। साथ ही साथ ओटोनासी अपने आप को संभालते हुए उसकी आंख पर अटैक कर देती है। इसकी वजह से ओटोनासी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, उसमें तो उठने लायक भी जान नहीं बची थी। अपनी ऐसी हालत को देखकर ओटोनासी सोच रही थी क्या यही मेरा अंत है, जो कहने के बाद वहीं पर बेहोश हो गई। तभी हम अगले सीन में ओटोनासी को देखते हैं जो अपने बेड से उठ जाती है। साथ ही साथ वहाँ के बाकी मेंबर भी आ गए, जिनको काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। साथ ही साथ ओटोनासी का कहना है हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हम उससे हार गए, लेकिन वो अजीब होते हुए बताती तुम्हारा शुक्रिया स्पाइडर डीमन, अगली बार तेरा सिर नहीं बचेगा। फिर ओटोनासी को बुलाए जाने के कुछ दिन बाद जहाँ पर कुछ बंदे इवादासी तोमोकी को परेशान करते हुए कहते, वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि तुम एक मॉडल की तरह काम कर रहे हो। उनको यूँ परेशान करता देखकर इवादासी तोमोकी अपने मन में कहता वह मुझे तंग क्यों कर रहे हैं, मैंने तो उनको कभी परेशान नहीं किया। उसी बीच वहाँ पर कुछ लड़कियां आ गई, जिसका मौका पाकर इवादासी तोमोकी वहाँ से भाग गया और वो घर आने के बाद
बात गेम खेलकर लेटने के साथ करने लगता, मैं वीडियो गेम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक इसेकाई नोवेल को भी देखते हैं। इसके बाद इवादाशी तोमोकी को टेलीपोर्ट करके गोडेस की तरफ बुलाया गया, जहाँ पर गोडेस उससे पूछ रही थी क्या तुम इवादाशी तोमोकी हो, जिस पर तोमोकी एग्री कर गया। पर गोडेस का कहना है मैं अनोदर वर्ल्ड की गॉड हूँ, मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उन डीमन का अकेले सामना नहीं कर सकती। प्लीज हीरो बनो और मेरी दुनिया को डिजास्टर से बचाओ, मैं तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी दूंगी। जो सुनकर इवादाशी तोमोकी कहता कौन सी पावर। तभी गोडेस पावर को बाहर निकालते हुए बताते डीमन से मुकाबला करने की कैपेबल बॉडी, मैजिक पावर जो तुम्हें डीमन जैसी पावर देगा, साथ ही साथ डेविल आई तुम्हारी इच्छा अनुसार दूसरों को कंट्रोल करेगी, और सिल्वर बूट्स जो तुम्हें उड़ने की काबिलियत देगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर इवादाशी तोमोकी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसको लग रहा था ये एक सपना है। फिर वो बोलता सिर्फ ये सपना है, जिसके बाद वो गोडेस से कहता सिर्फ इतना ही। ये बात को सुनकर गोड ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगी जो रात में नहीं मर सकती। हालांकि इस पावर का इस्तेमाल चंद्रमा के निकलने पर ही किया जा सकता है, जिस पर इवादाशी तोमोकी बताता क्या तुम मेरा लुक को भी बदल सकती हो, साथ ही साथ मेरा चेहरा जो मैं चाहता हूँ। वो सुनकर गोडेस एग्री कर गई। नेक्स्ट सीन में हम इवादाशी तोमोकी को देखते हैं जो कह रहा था क्या यही गोडेस की दुनिया है, जहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए लिली फिलोन ग्रिटोनिया खड़ी थी जो ग्रिटोनिया की सेकंड प्रिंसेस है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस की रॉयल गार्ड भी आ गई थी, जो देखकर इवादाशी तोमोकी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। लेकिन नाइट का वो पसंद नहीं आया, जिसके साथ ही हम इवादाशी तोमोकी की डेविल आई की वो पावर देख पाते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट उसको पसंद नहीं कर रही थी अब वो उसको पसंद करने लगती है। लेकिन उसकी इस पावर को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो चुकी। अगले सीन में हम प्रिंसेस को किसी के साथ देखते हैं जो उससे कह रही थी कि रिजल्ट कैसा है। तभी वो बंदा उसको बताता वो एक प्रकार की मैजिक आई है जो अट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिस पर प्रिंसेस चिंता करते हुए बोलती है बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस और इवादाशी तोमोकी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस इवादाशी तोमोकी को अपने झांसे में फंसाकर उसके करीब आने लगी थी। और कुछ देर बाद हम अलग ही सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस कह रही थी मैं सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, यह सब कुछ मेरी माँ के लिए है जो उस बेकार गॉड पर विश्वास करती है। बात रही मिसुमी माकोटो की, जब वो इस दुनिया में आया था उसका वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं था। उसको गोडेस ने एक बंजर भूमि में भटकता हुआ छोड़ दिया था, साथ ही साथ उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि उसको तो लोग देखकर भाग जाते थे। तो गाइज आप लोग समझ ही सकते हो हमारे हीरो के साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मिसुमी माकोटो को उसके बारे में मालूमात ही नहीं थी क्योंकि वो राड गार्ड अकेडमी की ओर जा रहा था और वो दोनों हीरो बैटल के मैदान में थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आते के साथ कहता हीरो वापस आ चुके हैं, जो सुनकर प्रिंसेस कहती वेलकम बैक हीरो। दूसरी तरफ इवादाशी तोमोकी फ्लैक्स मारते हुए लिली की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो वहाँ से जाने के साथ कहने लगा हम आगे लिमिया आर्मी के साथ फाइट करेंगे, तो आखिरकार मैं उनके हीरो से मिलूंगा। जिस पर लिली बताती क्या बात है तुम लिमिया किंगडम के हीरो में इंटरेस्टेड हो, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवादाशी तोमोकी कहने लगा चिंता मत करो मैं तुमसे दूर कहीं जाने वाला नहीं। जिसके बाद हम वहाँ पर ओटोनाशी की टीम को देखते हैं जो कह रही थी फोर्थ सिला का आखिरकार वो बैटल शुरू होगा, लेकिन इसकी वजह से ओटोनाशी काफी ज्यादा नर्वस होती है। अगले सीन में ओटोनाशी कह रही थी फोर्थ सिला को बैटल से पहले हमें उसको अच्छी तरीके से जानना होगा। ये बात को सुनकर मिगुमी कहते हैं कि हमने पैलेस में जाने का रास्ता पहले ही सुरक्षित कर लिया है। जाहिर तौर पर ग्रिटोनिया का हीरो बैटल शुरू होने से पहले बयान देगा। वैसे इंसानों को बिना किसी शर्त के गोडेस की पावर मिल जाती है, हमें इसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन तुम खुश नहीं लग रही, क्या तुम एम्पायर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? जो सुनकर ओटोनाशी कहती वो वहाँ पर है, मैंने सुना है कि हम एक ही वर्ल्ड से आए हैं और हमारी एज भी बराबर है। जिसके बाद ओटोनाशी प्रिंसेस से कहने लगी प्रिंसेस लिली हमको बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अगले सीन में लिली इवादाशी तोमोकी को बताती जैसा कि तुमने अभी सुना बैटल प्लान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तभी हम वहाँ पर इवादाशी तोमोकी की टीम को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ ओटोनाशी की टीम थी। उसी वक्त ओटोनाशी अपने मन में कहती इसका कारण चिया को लेकर हमारे देश के बीच मनमुटाव है। इसी के साथ ही लिली का कहना है हालांकि हमारी आर्मी में डीमन की तुलना में कहीं ज्यादा पावर है, साथ ही साथ एक बार जब गोडेस की पावर मांगी जाती है तो हमारा जीत पक्की रहेगी, हारने का तो सवाल ही नहीं। और किसी का कोई सवाल है? जिस पर ओटोनाशी एग्री करने के साथ कहने लगी थी क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमने रात में फाइट करने का फैसला क्यों किया? जिसके जवाब पर इवादाशी तोमोकी का कहना है क्योंकि हमें रात में फाइट करने की आदत है। जो सुनकर ओटोनाशी ने कहा हमें रात में फाइट करने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवादाशी तोमोकी कहने लगा था इसकी फिक्र मत करो क्योंकि हमें जो गोडेस की पावर मिली है उस पावर का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम आसानी से जीत जाएंगे। अब ज्यादा बात न करते हुए खाने को एंजॉय करो। खाने के दौरान ओटोनाशी बताती इवादाशी तोमोकी क्या कभी हम दूसरी दुनिया में मिले थे? जिस पर इवादाशी तोमोकी मना कर देता है, पर ओटोनाशी हार ना मानते हुए कहने लगी थी लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से तो पहचानती हूँ। फिर वो एक एल्बम को याद करते हुए कहने लगी याद आया मेरे दोस्त को जो मॉडल पसंद आया था उसका नाम भी वही था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवादाशी तोमोकी घबराते हुए बोलता हम दोनों पूरी तरीके से अलग अलग हैं। तभी ओटोनाशी उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर बताती शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया। मैं
माफी चाहती हूँ कि मैंने तुमको परेशान किया। जो सुनकर इवादासी तोमोकी कहता, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं परेशान हूँ, और क्या मैं तुम्हें परेशान लग रहा हूँ? वैसे ओटोनाशी तुम्हारा लेवल क्या है? जिस पर ओटोनाशी बताती मेरा 430। तभी इवादासी तोमोकी बोलता मेरा 605। अगली सीरी में हम ओटोनाशी को कहीं पर अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर मिगुमी आते के साथ कहने लगी तुम सोई नहीं। ये बात को सुनकर ओटोनाशी कहने लगती मैं सोच रही थी कि ये ऑपरेशन कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसी बातों को सुनकर मिगुमी का कहना है मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा लेकिन तुम इस दुनिया में क्यों आए? जो सुनकर ओटोनाशी बताते मेरी पुरानी दुनिया में मेरा जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ था, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा अमीर थे और थोड़ी कोशिश करके जो मैं चाहूँ वो हासिल कर सकती थी। उनकी इस बात के दौरान उनका हंसी मजाक भी चलता है, पर मिगुमी कहती वैसे भी मुझे आश्चर्य है कि तुम बैटल में जा रही हो। फिर वो रात में आ गई जब उनको बैटल करना था। तभी वहाँ पर इवादासी तोमोकी अपने साथियों को मोटिवेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक असासिन डीमन लेडी से कह रहा था रोना सामा के लिए एक रिपोर्ट है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बैटल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वुडी बताता डीमन द्वारा बिछाए गए जाल से संभल कर रहना। जिसके बाद डीमन और ह्यूमन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर इवादासी तोमोकी उनको लीड कर रहा था, जिसकी वजह से लीमिया और ग्रिटोनिया के आर्मी उनको अकेले ही संभाल रही थी। उनकी इस फाइट को देखकर ओटोनाशी कहते कि इस फाइट में उनको और भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। जिस पर एग्री करने के साथ मिगुमी बताती तुमने ठीक कहा क्योंकि हम अभी तक एम्पायर के अंदर भी नहीं पहुंचे। फिर हम स्टेला का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक असासिन कहता रोना सामा दोनों टारगेट सीमा के अंदर एंटर कर चुके हैं। जिस पर रोना सामा बताती है देखने का समय है कि वो हीरो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। जो कहने के बाद वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा बन गया और इस गड्ढे की वजह से वहाँ पर काफी बड़ी आर्मी उस गड्ढे के अंदर चली गई, पर वुडी वक्त पर रहते हुए अपने मैजिक से उनको बचा लेता है। दूसरी तरफ हम इवादासी तोमोकी को देखते हैं, जो उनके इस खतरनाक ट्रैप को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी रोना सामा कहती क्या ये एम्पायर का हीरो है और उसके बूट्स जो उड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं। जो कहती उसने अपने आइस ब्लेड से इवादासी तोमोकी पर हमला कर दिया, पर इवादासी तोमोकी उस अटैक को अपने डिवाइन स्पीयर से ब्लॉक कर देता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी टीम कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा ली, लेकिन इवादासी तोमोकी वक्त को बर्बाद ना करते हुए उनसे कहता जल्दी प्लेट वार को शुरू करो और मोरा जल्दी ही नागी को बुलाओ। जिसके बाद हम नागी को देखते हैं जो एक ड्रैगन था और उस पर से ही इवादासी तोमोकी अपने अटैक को रेडी करते हुए उन पर हमला कर देता है, लेकिन उस अटैक से रोना सामा को कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो कहती उनकी फायर पावर काफी ज्यादा खतरनाक है जितना रोमर कहती है। इसके बाद वो लोग कासल पर आते के साथ इवादासी तोमोकी अपने साथियों से कहने लगा मोरा और युकी नासु पीछे से कवर देंगे और आकेमी मेरे पीछे चलो। दूसरी तरफ हम काफी बड़े डीमन को देखते हैं, जिसे देखकर इवादासी तोमोकी उस पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ उसने उस पर एक और अटैक कर दिया, पर उस अटैक का असर उस डीमन पर हुआ ही नहीं। जो देखकर ओटोनाशी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। ये देखकर वो डीमन कहता मैं डीमन किंग आर्मी का तीसरा ब्रिगेड जनरल डेमी ज़ायगेट हूँ। जो कहती डेमी ज़ायगेट अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर देता है, पर उसके इस स्किल की वजह से उन दोनों की गोडेस की पावर खत्म हो जाती है। उसी वक्त इवादासी तोमोकी को गोडेस की बात याद आती है, जहाँ पर वो कह रही थी कि तुम रात में इमोर्टल बन जाओगे, पर अब उस पर हमला हुआ तो वो मारा जाएगा क्योंकि उस जायंट डीमन ने अपनी ऐसी स्किल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो दोनों गोडेस की पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तभी वो डरते हुए कामी से कहता अब हम नुकसान में हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिस पर कामी बताती है पर हम यहाँ पर बिना कुछ किए कैसे जा सकते हैं। ये बात को सुनकर इवादासी तोमोकी भड़कते हुए बोला चुप रहो, जो तुमसे कहा गया है वो करो। ऐसी बातों को सुनकर ओटोनाशी कहने लगी हमने उसको कमांडर तक पहुँचा दिया और अब वो यहाँ से भाग रहा है। ये बात को सुनकर इवादासी तोमोकी कहने लगा था तुमको भी चलना चाहिए क्योंकि हमारी पावर खत्म हो गई है और वो कुछ देर बाद आ जाएगी, और पहली बात हम एक हीरो है, हम यहाँ नहीं मर सकते। वो सुनकर ओटोनाशी अपने लम्हों को याद करते हुए कहने लगी हम कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊँ। मैं ऐसे किसी भी पर्सन को हीरो नहीं कहूंगी। लेकिन इसकी बात को इग्नोर मारते हुए इवादासी तोमोकी वहाँ से चला गया। उसको जाता देखकर जायंट डीमन कहता निराश हूँ, मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं केवल एक से फाइट करूंगा। दूसरी तरफ हम उनकी आर्मी को देखते हैं जो वहाँ से जा रही होती है और वहाँ के ऐसे मंजर को देखकर गोडेस कहने लगती है क्या हो रहा है, उन्होंने तो पास ही पलट दिया, लेकिन रुको मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर ओटोनाशी और उनकी टीम काफी बुरी तरीके से हार रही थी, लेकिन ओटोनाशी हार न मानते हुए जायंट डीमन पर अटैक कर देती है, पर जायंट डीमन पर उस अटैक का असर ही नहीं होता, साथ ही साथ वो उस पर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ओटोनाशी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उस डीमन को अपनी टीम पर भारी पड़ता हुआ देखकर ओटोनाशी अपने मन में बोलती मैं अभी भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। इसके साथ ही हम वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरिया को देखते हैं जिसके अंदर से मिसुमी माकोटो बाहर आता है। उसके बाहर आते के साथ एक डीमन ने उस पर हमला कर दिया, पर मिसुमी माकोटो उसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। दूसरी तरफ मिगुमी वुडी से कहती मैजिक डिवाइस लीमिया के खातिर मैं हीरो को खो नहीं सकती, प्लीज हीरो और अपने साथियों को बचाने दो। तभी वुडी रोते हुए बोलता ये सही नहीं है, पर इसको साइड करते हुए कहता मिगुमी को पावरफुल और मैजिक हासिल हो। फिर वो एक तालिस्मान
डीमन को यूज करने के साथ मिगुमी को एक रोज क्रिस्टल दे देता है, जिसको मिगुमी तोड़ देती है। इसकी वजह से मिगुमी की गर्दन पर एक सिंबल बन गया था। फिर वो इस खतरनाक पावर के साथ जायंट डीमन पर हमला कर देती है और इसकी वजह से डीमन को काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। पर रिन को उसका रोज मार्क दिख जाता है, जो देखने के साथ वो कहता है क्या ये मजाक है। लेकिन मिगुमी काफी बुरी तरीके से जायंट एब पर अटैक करे जा रही थी और उस जायंट डीमन को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता, जो देखकर जायंट एब अपनी रियल पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसकी इस खतरनाक पावर को देखकर मिगुमी वुडी से कहती इन सबको यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर वुडी लाचार होते हुए उन सबको वहाँ से पकड़ कर ले गया। पर ओटोनाशी मिगुमी के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर वुडी उसको बताता वह अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके काफी सारी पावर को कलेक्ट कर रही है, जिसके बाद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस डीमन को राख में बदल देती है, जिसका पता ओटोनाशी और उनकी टीम को भी लग चुका था। दूसरी तरफ हम उसी जायंट डीमन को देखते हैं जो अभी तक नहीं मरा होता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिसुमी माकोटो की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी और उसकी हालत ये किसने की ये हमको दिखाया नहीं गया। तभी मिसुमी माकोटो को हील करने के लिए टोमो और मियो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ मिसुमी माकोटो की 2 उंगलियां भी कट चुकी थी। अगले सीन में हम टोमो और मियो को देखते हैं, जहाँ पर मियो कहती काश मैं यंग मास्टर की आवाज सुन पाती। जिस पर टोमो बताती मुझे लगा कि तुम खाना बनाना सीख कर उसे चुकाना चाहती हो। जिस पर मियो का कहना है टोमो सान क्या तुम ड्रैगन स्लेयर के अगेंस्ट बैटल की इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जा रही। ये बात को सुनकर टोमो कहते कि हाँ जाहिर तौर पर बैटल के बाद वहाँ पर एक विशाल झील बन गई है, पर मुझे कारण की जांच करनी होगी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिसुमी माकोटो की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और मिसुमी माकोटो को वो इंजरी काफी समय पहले लगी थी, क्योंकि जो कहानी हमने अभी सुनी थी उसके लिए हम समय के पीछे गए थे, जहाँ पर हीरो की एंट्री नई दुनिया में होने वाली थी। फिर मिसुमी माकोटो कहने लगा था हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पूरी सिटी में घूमना शुरू करेंगे। तभी हम सामने कुछ बंदों को देखते हैं, जिसे देखकर मिसुमी माकोटो बताने लगा वे यहाँ क्या कर रहे हैं, इंसान पर ही अत्याचार कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मकोरो ने कहा यह अनकॉमन नहीं है और इस सिटी में काफी कम डैमेज ह्यूमन है। जो सुनकर मिसुमी माकोटो कहता है इंसान आमतौर पर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वह इस तरह की सिचुएशन में फंसे हो, लेकिन उसकी आंखों की झलक कुछ ज्यादा ही दिखती है, एकदम ठंडा जैसे कि उसने हार मान ली हो। नहीं यह सही नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की कहती मैं जलते में हूँ, वो कहती वहाँ से जाने लगी, पर वो बंदे उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो रुकती ही नहीं, जो देखकर उनमें से एक पर्सन ने उसको धक्का दे दिया। तभी पीछे से मिसुमी माकोटो बोलता बस अब काफी है, लेकिन वो पर्सन उस लड़की से कह रहा था क्या तुम मेरा अपमान करना चाहती हो, पर मिसुमी माकोटो को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से मिसुमी माकोटो अजीब सी नजर से मोकोरो की तरफ ही देख रहा था। तभी मोकोरो राट गार्ड अकेडमी के उन बंदों से कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदे उनसे कहने लगे है तुम हमारे कपड़ों को नहीं देख सकते क्या, तुम बेवकूफों को ये समझ में नहीं आता। जो सुनकर मिसुमी माकोटो बताता मुझे लगता है कि यह राट गार्ड अकेडमी की यूनिफॉर्म है, अगर मैं टोमो या मियो के साथ होता तो पता नहीं इनका क्या होता, पर अभी मैं तो मकोरो के साथ हूँ। लेकिन मकोरो कहने लगा था यंग मास्टर क्या मैं उन्हें मार सकता हूँ। वह मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कर रहे थे या वे आपको कह रहे थे उनको मरना होगा। उसको इतना गुस्सा होता देखकर मिसुमी माकोटो बोलता मकोरो रुको, हमें उनको सीधा मारना ठीक नहीं होगा। जिस पर मकोरो कहता अच्छा ऐसा है तो क्या मैं पहले उनको सबसे बड़ा दर्द दूं। जिसके जवाब पर मिसुमी माकोटो भड़कते हुए कहने लगा नहीं उन्हें बस जाने के लिए मना लो। दूसरी तरफ वो राट गार्ड अकेडमी के लोग कह रहे थे देखो वो कितने ज्यादा डरे हुए हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता मुझे इस लड़की से बात करनी है तो मेरे रास्ते में मत आओ। ये बात को सुनकर मकोरो का कहना है बस यहाँ से चले जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिसुमी माकोटो अपना सर पकड़ते हुए कहता वह पूरी तरीके से उनके साथ झगड़ा कर रहा है। जिसके बाद राट गार्ड अकेडमी वाले अपनी मैजिक स्टिक के साथ विड मैजिक का यूज करते हुए हवा में फ्लोट करने लगे थे और उनको लग रहा था कि वो उनसे डर जाएंगे, पर मिसुमी माकोटो उनको डराते हुए कहता क्या तुम हमला नहीं करोगे, मुझे तुम्हें फ्लोट करते हुए देखने का क्या मतलब है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा चुके, लेकिन मकोरो अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालने के साथ एक स्पेल को कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें बाहर आते हुए उनको ऊंचाइयों की तरफ ले गई। तभी वहाँ पर मिसुमी माकोटो अपने एक ही हाथ को यूज करने के साथ वहाँ की चट्टानों को गायब कर देता है। फिर वो लड़की को बताता प्लीज इसको पढ़ो, अगर तुम ठीक हो तो यहाँ से भाग जाओ, उसकी मैं सराहना करूंगा। तभी वो लड़की कहती है मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, और उसकी बातों को मानते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो बीच में रुकते हुए बोलती मैं गोतेसु रेस्टोरेंट में वेट्रेस हूँ, अगर तुम वहाँ पर आ सकते हो तो मैं ठीक से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। जो कहती वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मिसुमी माकोटो को याद आता है कि उनका क्या हुआ। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो अभी भी हवा में फ्लोट कर रहे थे। उनकी ऐसी हालत को देखकर मिसुमी माकोटो मकोरो से कहता अब उनकी मदद कर दो, जिस पर एग्री करने के साथ वो उनको बड़ी बेरहमी से नीचे उतार देता है, जिसको देखकर मिसुमी माकोटो अपने मन में बोलता ये मॉन्स्टर से कम नहीं है, पर वो वहाँ पर बंदे उनकी ऐसी पावर को देखकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मिसुमी माकोटो कह रहा था एंट्रेंस एग्जाम 3 दिन में है, जो सुनकर मकोरो कहता आपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए प्लानिंग कर ली। जिस पर मिसुमी माकोटो बताता मुझे पहचाना जाने के लिए मुझे एकेडमी में
एंटर करना ही होगा। तभी माकोरो का कहना है तुम जो एग्जाम दे रहे हो वो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बल्कि वो टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम है। इसके बाद हम टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा मित्सुमी माकोटो से कह रहा था क्या तुम एग्जाम भी दे पाओगे, मुझे तो नहीं लगता, वापस चले जाओ, गेट सामने है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माकोरो काफी गुस्से में उसकी एज की स्पीड बढ़ा देता है जिसकी वजह से वो एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। उनकी इस फाइट के दौरान वहाँ पर एक लड़की आते के साथ कहने लगी मुझे इस एम्प्लॉयमेंट के बिहेवियर के लिए माफ कर दो। ये बात को सुनकर माकोरो बताता मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि उनके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है, जिस पर वो लेडीज बंदे से डॉक्यूमेंट लेने के साथ कहने लगती जनरल टैक्टिक टेस्ट। फिर वो उसको बताते क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहोगे। तभी माकोरो अपने दिमाग का यूज करता है जो उसके पास है ही नहीं, पर वो मित्सुमी माकोटो के पूछे बिना एक टेस्ट को तैयार करवा देता है। अगले सीन में एग्जामिनर उनको बता रहा था ये एग्जाम 3 दिन तक चलेगा। जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है अगर तुम वहाँ से वापस आना चाहते हो तो फेदर का यूज करना, अगर तुम्हें वहाँ पर छोड़ना है तो एक बैल का यूज कर देना। और हाँ, एग्जाम देने वाला किसी के साथ फाइट नहीं करता, हालांकि तुम जंगल में अलग अलग रहोगे। साथ ही साथ तुमको वेपन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पर खाने पीने का इंतजाम तुमको खुद करना होगा। यहाँ तक कि टेस्टिंग एरिया में डीमन रहते हैं इसलिए संभल कर रहना, और तुम्हें इनको भी पकड़ना होगा, रेड येलो ब्लू ऑर्ब जो काफी ज्यादा तेज होते हैं। अगर तुम लोगों ने 3 ऑर्ब को हासिल कर लिया फिर तुम अकेडमी में आ सकते हो। इसके बाद उनको टेलीपोर्ट करके अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर मित्सुमी माकोटो पहुंचने के साथ अपनी पावर को यूज करते हुए खाने पीने का पता लगा लेता है और वहाँ पर उसको बाकी लोगों की जगह का भी मालूम हो चुका। साथ ही साथ वहाँ पर रेड ऑर्ब भी आ जाता है जिसको देखकर मित्सुमी माकोटो सोचने लगा था एग्जामिनर ने बताया था कि इस पर अटैक करके ही इसको पकड़ना होगा। तभी उसने वहाँ पर अपने पंच का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो रेड ऑर्ब चूर चूर हो गया। दूसरी तरफ हम येलो ऑर्ब को देखते हैं। इस बार मित्सुमी माकोटो अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन वो फिर भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर मित्सुमी माकोटो को लगने लगा था कि इसे हम अपने वेपन से ही पकड़ सकते हैं, जो कहने के बाद वहाँ पर ब्लू ऑर्ब भी आ गया। इस बार मित्सुमी माकोटो अपनी एरो से उस पर हमला कर देता है लेकिन वो फिर भी चूर चूर हो गया, जिसे देखकर मित्सुमी माकोटो कहता ये क्या हो रहा है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मित्सुमी माकोटो को एक भी ऑर्ब नहीं मिला। इसी के साथ हम अगले दिन एक और ऑर्ब को देखते हैं जहाँ पर मित्सुमी माकोटो बस अपनी एरो से उसको छुआएगा और जो उसने कहा वहाँ पर उसने ऐसा ही किया लेकिन वो ऑर्ब तो वहाँ से गायब हो गया। जो देखकर वो कहता उस एग्जामिनर ने तो गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो हार न मानते हुए अपनी पावर को यूज करने लगा था जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट करके वहाँ पर आ गया, जिसे देखकर मित्सुमी माकोटो काफी परेशान हो चुका। फिर वो कहने लगा ठीक है मैं इस पूरे टेस्टिंग एरिया को ही जला दूंगा, नहीं रुको शांत रहो। जिसके बाद वो फिर से आजमाता है। इस बार वो उसको हासिल करने में कामयाब रहा और उसने ऐसे करते करते येलो और ब्लू ऑर्ब को हासिल कर लिया था। तभी वहाँ पर रात हो गई और मित्सुमी माकोटो को काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। इसकी वजह से उसने वहाँ के तालाब से मछलियां पकड़कर पकाना शुरू कर दिया और उसका आखिरी दिन भी आ गया, लेकिन उसके बैरियर की वजह से वहाँ पर काफी सारे डीमन मारे जा चुके थे और उन्हीं में छुपा हुआ एक असासिन उस पर हमला कर देता है, पर मित्सुमी माकोटो को उसके हमले से कोई भी असर नहीं हुआ। फिर वो असासिन अपनी इनविजिबल आर्ट का यूज करने लगता है लेकिन मित्सुमी माकोटो उसको अच्छी तरीके से देख पा रहा था। तभी वो उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगा, जिसका मौका पाकर वो असासिन उसका कपड़ा पकड़ते हुए नीचे की ओर गिरा देता है। साथ ही साथ वो अपने डैगर से उसको मारने की कोशिश करता है, पर मित्सुमी माकोटो अपने एक ही हाथ से उसके डैगर को तोड़ देता है। उसकी इस खतरनाक पावर को देखकर वो असासिन पीछे की ओर हट गया, लेकिन मित्सुमी माकोटो उसे पीछे छुड़ाने के लिए उस पर जरा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो वो दूरी चला गया। अगले सीन में वो अपने डैगर का यूज करने के साथ रेड ऑर्ब को भी हासिल कर लेता है। फिर काफी खुश होते हुए फेदर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट होकर अकेडमी की ओर चला गया। जहाँ पर पहुंचने के साथ मित्सुमी माकोटो एग्जामिनर को बताता मैंने सारी ऑर्ब को इकट्ठा कर लिया, जो सुनकर एग्जामिनर पूछता क्या मैं एक बार उन्हें देख सकता हूँ, जिसको देखने के साथ एग्जामिनर कहता मैंने कहा था कि एक ही कलर के 3 ऑर्ब को इकट्ठे करने होंगे, लेकिन तुमने तो अलग अलग कलर के ऑर्ब को इकट्ठा कर लिया। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता कि क्या मैं फेल हो गया, पर एग्जामिनर उसको समझाते हुए बताता नहीं तुम फेल नहीं हुए, पर आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जो सुनकर वो तीनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी अलग अलग कलर के ऑर्ब इकट्ठे नहीं किए। इसके बाद यहाँ सीन राट गार्ड की तरफ आ जाता है जहाँ पर मित्सुमी माकोटो को अपना स्टोर खोलने की परमिशन मिल जाती है। ये मित्सुमी माकोटो का सपना था ताकि वो लोगों को न्याय दिलवा सके, साथ ही साथ वो वहाँ पर एक टीचर भी बन चुका है और उसको एक ऑफिशियल लेटर भी हासिल होता है। तभी माकोटो का कहना है आपको अकेडमी में अचानक बुलाया है, जो सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता लेकिन आज मुझे वहाँ पर दोपहर तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम दोपहर का खाना खाने के बाद वहाँ पर जाएंगे तो हम सही समय पर पहुँचेंगे। इसके बाद हम गोटेत्सु रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लूरिया उनका वेलकम
खत्म करने के लिए खड़ी थी। तभी मित्सुमी माकोटो बताता आज हम फिर से यहाँ पर रुकेंगे, इसका मतलब वो यहाँ पर कई बार आ चुका है। साथ ही साथ वो खाना खाने के लिए चले भी जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी राड गार्ड अकेडमी के बंदे को देखते हैं जो उन पर नजर रखने के साथ कह रहा था धत तेरी की वह हमेशा उसके आसपास दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आते के साथ बोलती तुम लुंगड़ सामा हो है ना, चिंता मत करो मैं अकेडमी की स्टूडेंट हूँ, कुछ ऐसी बात है जिस पर मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद रेस्टोरेंट में उनका क्रीम पोट भी आ गया जिसको मोकरो टेस्ट करने के साथ कहता ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी लूरिया उनको खाना सर्व करते हुए बताती जरा सोचिए कि तुम अकेडमी में काम करते हो, जिस पर एग्री करने के साथ मित्सुमी माकोटो कहता तुमने ठीक कहा, इसके बाद मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तभी यहाँ सीन राड गार्ड अकेडमी की तरफ आ जाता है जहाँ पर एक लेडी उससे कह रही थी जब तक आप अकेडमी के मैदान पर पैसे का लेन देन नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो ने कहा इसलिए तो आप मेरे स्टोर का प्रमोशन कर रही हैं। जिस पर उस लेडी का कहना है आज की डेट में कई एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं, टीचर्स को पर स्टूडेंट के हिसाब से 10 सिल्वर कॉइन दिए जाते हैं। बात रही पार्ट टाइम टीचर की, वो एक बार में 30 स्टूडेंट को लेक्चर दे सकता है, क्या नेक्स्ट वीक तुम्हारे लेक्चर के लिए ठीक होगा? जिस पर मित्सुमी माकोटो एग्री कर गया। तभी वहाँ पर एक टीचर आते के साथ कहता है कि आपके पास कुछ वक्त है और मैं ब्राइट फुल टाइम लेक्चरर। फिर वो उनके पास बैठकर कहने लगा तुम प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस क्लास को पढ़ाने का प्लान बना रहे हो। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो बोलता हाँ मैजिक पर ज्यादा जोर देते हुए। दूसरी तरफ ब्राइट का कहना है मैं क्लास में सीखने पर भी ध्यान देता हूँ लेकिन मैं बैटल टैक्टिक को भी सिखाता हूँ, तो मैं अपने लगभग 10 स्टूडेंट को भेजूंगा जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की मित्सुमी माकोटो से पूछ रही थी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता मेरे को अपनी क्लास के लिए मटेरियल चाहिए। तभी उस लड़की का कहना है मटेरियल का पता नहीं, अगर तुम कोई बुक ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस बात पर मित्सुमी माकोटो कहने लगता फिर तुम्हारे पास कोई मैजिक स्किल की बुक है? ये बात को सुनकर वो लड़की कहने लगती ये तुम्हारे लिए कितना डल है कुजुनोहा सामा। और मित्सुमी माकोटो को यहाँ पर कुजुनोहा सामा के नाम से जाना जाता है लेकिन हम उसको मित्सुमी माकोटो ही कहेंगे। उसके ऐसे अल्फाजों को सुनकर मित्सुमी माकोटो पीछे की ओर हट गया। फिर वो तालियां मारते हुए बताने लगी तुमने तुरंत ही एक मैजिक बैरियर को क्रिएट कर दिया, यह किसी मैजिशियन की ट्रिक की तरह है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहने लगा तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? जो सुनकर वो लड़की कहती मैं एक लाइब्रेरियन हूँ तो मैं अच्छे तरीके से टीचर्स के नाम जानती हूँ। जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता मैंने सुना है कि अकेडमी में सैकड़ों टीचर्स हैं, मेरे लिए इस पर बिलीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुमने एक नई टीचर का नाम कैसे जान लिया? ये बात को सुनकर उस लड़की का कहना है सच तो यह है कि मैंने एक टीचर प्रोडक्टर के साथ खाना खाते समय तुम्हारे बारे में सुना था। इसके अलावा गोतेत्सु रेस्टोरेंट की लूरिया मेरी छोटी बहन है और उसने कहा था कि उसके रेगुलर कस्टमर हॉट पॉट को ऑर्डर करते हैं, साथ ही साथ मोकोरो को क्रीम पॉट काफी ज्यादा पसंद है पर मेरा नाम ईवा है। वो बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो सोचता उस मुस्कुराहट के पीछे शायद बहुत अंधेरा है, वह कुछ मियो जैसी लगती है। फिर हम राड गार्ड अकेडमी के नेक्स्ट वीक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग मित्सुमी माकोटो के बारे में बुरा भला कह रहे थे पर उनकी बात को मित्सुमी माकोटो सुन रहा होता है। साथ ही वो कहता ये लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे। ये बात को सुनकर मोकोरो बताता क्योंकि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे स्टूडेंट के मेंबर पर निर्भर है, यह एक टीचर के रूप में तुम्हारी जगह को कमजोर करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मित्सुमी माकोटो ने कहा मैं आज सबसे डरावना टीचर बनने जा रहा हूँ। जो कहने के बाद वहाँ पर वो लोग भी आ गए। तभी उनमें से एक लड़की का कहना है पढ़ाने के लिए क्या ये सही जगह है? जिसके जवाब पर मोकोरो ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक जगह है और मैं इनका शागिर्द मोकोरो हूँ। पर वहाँ पर वो लड़कियां मोकोरो की इस खूबसूरती को देखकर उस पर फ्लैट हो रही थी लेकिन वो मित्सुमी माकोटो का चेहरा देखकर थोड़ा सा घबरा गए। जो देखकर मित्सुमी माकोटो का कहना है मैं मैजिक पर फोकस करना सिखाऊंगा जो काफी हार्ड क्लास होने वाली है। तभी एक बंदा बोला लेकिन मैं स्वॉर्डमैनशिप में माहिर हूँ। जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता तुम वहाँ पर हो अपनी एबिलिटी के साथ लेकिन तुम्हारे एलिमेंट कैसे हैं? ये बात को सुनकर उस पर्सन का कहना है मेरे पास विंड मैजिक की काबिलियत है। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता और दूसरा एलिमेंट के बारे में क्या? जिसके जवाब पर वो पर्सन करने लगा था क्या दूसरा? मैं थोड़ा सा अर्थ और फायर मैजिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। दूसरी तरफ मित्सुमी माकोटो कहने लगता यहाँ पर कोई ऐसा है जो एक ही लेवल पर कई एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता हो? अगर तुम्हारी हालत ऐसी ही रही तो तुम थर्ड लेवल के मेंबर का भी सामना नहीं कर पाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लोग तो उसमें भड़कने लगे पर मित्सुमी माकोटो उनको समझाते हुए बताता बैटल के ग्राउंड में अगर तुम्हारा एक भी एलिमेंट पिट गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कम से कम तुमको 3 एलिमेंट में महारत हासिल करनी होगी। चलो तुमको बैटल दिखाने के लिए मैं और मोकोरो एक नकली फाइट करेंगे। तभी वहाँ के लोग मोकोरो की मैजिक स्टिक को देखकर कहने लगे इसमें तो काफी ज्यादा माना है, मुझे हमारे टीचर से कोई भी उम्मीद नहीं लग रही। जिसके बाद मोकोरो ने अपने अटैक को रेडी करते हुए मित्सुमी माकोटो पर हमला कर दिया पर मित्सुमी माकोटो वहाँ से हटता नहीं बल्कि वो अपने मैजिक बैरियर को यूज करने के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा था जो देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर मोकोरो मित्सुमी माकोटो को एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाया था पर मित्सुमी माकोटो अपनी फायर पावर को यूज करने के साथ उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे हट गया लेकिन वो हार ना मानते हुए अपने अर्थ स्पेल को कास्ट करते हुए उस पर
अटैक कर देता है। उनकी इस फाइट को देखकर वहाँ के लोग काफी हैरानगी के साथ मिसुमी माकोटो की तरफ ही देख रहे थे। दूसरी तरफ मकोरो अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर रहा था, साथ ही साथ मिसुमी माकोटो भी अपने अर्थ स्पेल को कास्ट करने लगता है। फिर उसने उस पर अटैक कर दिया था, पर मकोरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर मिसुमी माकोटो अपने फायर और वाटर एलिमेंट को यूज करने के साथ उस पर हमला कर देता है, जिसको देखकर एक पर्सन कहता अर्थ के बाद वो फायर और वाटर का यूज कर रहा है। ये देखकर सेकंड पर्सन बोलता मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसके स्पेल कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ मकोरो उसके इस अटैक को ब्लॉक करने के साथ अपने हेवनली लाइट स्पेल को कास्ट करने लगा था। ये देखकर मिसुमी माकोटो अपने वॉरियस वॉइड शैडो मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। इसी के साथ वो दोनों अटैक आपस में टकरा गए, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा शानदार था। पर मकोरो मिसुमी माकोटो के सामने झुक गया, जो देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी मिसुमी माकोटो बताता ये सभी आज के लिए है और तुम अगली क्लास में आना चाहते हो कि नहीं वो तुम पर निर्भर करता है। फिर वो जाते हुए मकोरो से कहता उनमें से किसी को चोट लग चुकी है तो उसको हील कर देना। लेकिन वहाँ पर वो लोग उनकी इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो चुके। तभी मकोरो एक लड़की का हाथ पकड़ने के साथ उसको हील करने लगा था, पर वो लड़की कुछ और समझ बैठी। इसी के साथ हम अगली क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसुमी माकोटो को लगा नहीं था कि 5 स्टूडेंट आएंगे। वैसे तो उसको एक भी स्टूडेंट की उम्मीद नहीं थी। फिर वो वहाँ पर अटेंडेंस लेने लगता है मिसूरा केस पर, जिसमें विंड एलिमेंट है। क्लास के लेक्चर में उसका ग्रेड नॉर्मल है। डाइनस एवरेज इसके बावजूद वह कैसे दिखता है, पर वह मैरिड है। इसकी वाइफ फिलहाल एकेडमी से छुट्टी ले रखी है। एमिलिया होप्रिस जिसमें फायर एलिमेंट है। इचिमो कुसाकाबे वह बड़े बड़े सपने देखने वाला मैजिशियन है। और जिन रोहन जिसने स्वॉर्डमैनशिप में महारत हासिल कर रखी है। अटेंडेंस खत्म होने के बाद इचिमो कुसाकाबे का कहना है लेकिन आपने पिछली क्लास में एक स्पेल को कास्ट किया था, जिस पर एग्री करने के साथ मिसुमी माकोटो अपनी आवाज को बदलते हुए उसी स्पेल को दोबारा से कास्ट करने लगा था। साथ ही वो उनको बताता नॉर्मल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मैं बोल नहीं सकता। अब चलो मैं सबसे पहले बैटल में तुम्हारी खामियों की पहचान करना चाहता हूँ और आज तुम्हारी क्लास मैं और मकोरू लेंगे। जो सुनकर तो उन लोगों की हवाई टाइट हो गई। इसके बाद हम उनके फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग फाइट कर करके काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ एमिली अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उससे पहले मकोरू ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एमिलिया को वोमिटिंग होने लगी। साथ ही साथ जिन रोहन और मिसूरा की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी रोहन का कहना है मैं टीचर के अटैक के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उनका हर अटैक भारी होता है। जो सुनकर मिसूरा अपनी बची हुई माना एनर्जी को रोहन को हील करने में लगा देता है, जिसके बाद वो उसको गुड लक कहते हुए गिर गया। जबकि मिसुमी माकोटो करने लगता बचाव के साथ फाइट को लंबा खींचने के बजाय वह सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर पर भरोसा कर रहा है। यह एक अच्छी चॉइस है। तभी रोहन उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिसुमी माकोटो ने उसको अपने एक ही हाथ से हरा दिया। साथ ही साथ वो कहता लापरवाही मत करो। जिसके बाद हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जो फाइट करके काफी ज्यादा थक गए थे। तभी हम वहाँ पर रोहन को देखते हैं जो कह रहा था मेरी विल पावर ठीक नहीं हो रही। साथ ही साथ वहाँ के बाकी लोग पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने उनको एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाई। दूसरी तरफ मिसुमी माकोटो बता रहा था भले ही तुम सीमाओं के बारे में जानते हो, लेकिन तुमने इसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अरे हाँ, तुमको अपनी खामियों पर काम करना है और उसकी रिपोर्ट मेरे को चाहिए। जो सुनकर वो लोग मिसुमी माकोटो को मोस्टर कहने लगे। अगले सीन में लुमगोर सामोस लिक्विड के बारे में सोच रहा था जो उसे उस लड़की ने दिया था। तभी वो उनके सामने से निकल जाता है, जो देखकर वो कहता ये नहीं हो सकता, वो एकेडमी का टीचर नहीं है ना। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उनकी रिपोर्ट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर मकोरो और मिसुमी माकोटो उनकी रिपोर्ट को चेक कर रहे थे। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो इवल की तरह एक असासिन से कह रहा था असासिन गिल्ड ने काफी खराब काम किया और ये असासिन वही है जिसने टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम में मिसुमी माकोटो पर हमला करा था। फिर वो इवल बंदा उस असासिन से कहता तुमको एक मैजिशियन ने पीटा, बल्कि उसने तुम्हारा वेपन को भी तोड़ दिया। पर मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बताया गया है कि मुझको किसी और का सामना करना पड़ेगा और मैं तुमसे बहाने नहीं सुनना चाहता। जल्द से जल्द उस पार्ट टाइम टीचर से छुटकारा पाओ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिसुमी माकोटो के स्टोर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूँ। जो सुनकर उन लड़कियों का कहना है क्या यंग मास्टर, बिल्कुल नहीं, तुम इसे कैसे ले सकते हो। जिस पर माकुरो बताता मुझे माफ करना, लेकिन बाकी लोग स्टोर में बिजी है। पर उन लड़कियों का कहना है प्लीज हमें नौकरी से मत निकालो, कौन जानता है कि टोमो सामा और मियो सामा हमारे साथ क्या करेंगे। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो ने कहा ठीक है। फिर वो उनको बताता ये एंटीडोट है और ये एंटीपायरेटिक एनर्जेटिक मेडिसिन है और ये एनर्जी ड्रिंक मैं अपने स्टोर को देर तक खुलने वाली फार्मेसी और जनरल स्टोर के रूप में प्रमोटेड करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आधी रात तक काम करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। ये बात को सुनकर वो लड़की अपने मन में कहती क्या ये हमें मारना चाहता है, लेकिन मिसुमी माकोटो उनको बताने लगा था तुम बारी बारी करके काम करोगे तभी तुमको आराम मिलेगा। जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में मिसुमी माकोटो काफी उदास होते हुए कह रहा था मेरा बिजनेस और लेसन काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी हम उसके विजन में एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर वो कह रही थी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर मिसुमी माकोटो सोच रहा था ये क्या हो रहा है, पर ये यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि उसको काफी सारी लड़कियों ने प्रपोज किया। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके चेहरे को कोई भी पसंद नहीं करता, पर अब उसके चेहरे को सब पसंद कर रहे हैं। क्या शादी
शादी ऐसी होती है, शादी जिस आइडिया से मैं परिचित हूँ। तभी वो ये सब कहते हुए अपने मॉम एंड डैड की इमेज को भी देख रहा था। उसी वक्त ये बातें के साथ कह रही थी वो कौन है, जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता है, मुझे लगता है कि तुम कह सकती हो कि मुझ पर उनका काफी बड़ा एहसान है और वह दो मेरे काफी करीब हैं। इसलिए मुझे शादी के बारे में स्टूडेंट का व्यू मैरिज के लिए काफी ज्यादा अजीब लगता है। ये बात को समझते हुए इवा मित्सुमी माकोटो से कहने लगती, हमारे कई स्टूडेंट नोबल या मर्चेंट फैमिली की लड़कियां हैं, शायद वो शादी को प्यार और एक्ट के रूप में नहीं देखती। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता है वह मैरिज को पॉलिटिकल रूप में देखते हैं, लेकिन वह सभी यंग है, यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह इसे ऐसा सोचते हैं। ऐसी बातों को सुनकर इवा का कहना है, मित्सुमी माकोटो तुम बहुत भले हो, नहीं तुम प्योर हो। दूसरी तरफ मित्सुमी माकोटो सोच रहा था वह दोनों बेहतर देखने लगे हैं क्योंकि वह इसमें पैसे के लिए नहीं है। नेक्स्ट सीन में टोमो किसी से कह रही थी कि वहाँ पर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही, जिस पर वो बंदा बताता है ऐसा लगता है कि फोर्थ स्टेला की बैटल से पहले किसी ने लाइका झरने पर बैटल की थी। ये हो सकता है कि वो ड्रैगन स्लेयर की सोफिया वुल्गा थी और तुमने गोडेस की पावर को सप्रेस करने वाले रिंग्स के बारे में कुछ पता करा। ये बात को सुनकर टोमो कहने लगी थी, नहीं मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हालांकि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि स्टार लेक को किसने क्रिएट किया, जिस पर एग्री करने के साथ वो बंदा कहता है कि बॉस के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। तभी टोमो ने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी ने पीछा किया है। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि लिली और इवादासी तोमोकी थे, पर इस प्यारी सी लड़की का नाम मोरा है। लेकिन वो उनको देखकर कहने लगा था, एक समुराई क्या कहीं पर कॉस्प्ले हो रहा है। फिर टोमो उनको बताते, मेरा नाम टोमो है और ये हारोकी, हम फ्रंटियर कुजुनोहा ट्रेनिंग कंपनी के लिए गार्ड के रूप में काम करते हैं। दूसरी तरफ हारोकी को मालूम पड़ चुका था कि ये प्रिंसेस और वो ग्रिटोनिया का हीरो है, पर उनका मकसद टोमो को अपने साथ मिलाने का है, लेकिन टोमो ने उनको साफ साफ मना कर दिया। जो सुनकर इवादासी तोमोकी हारोकी पर अपना डेवल आई का इस्तेमाल करते हुए टोमो को अपनी तरफ करना चाहता था, पर उसमें भी नाकाम रहा, जिसमें वो अपने डेवल आई का इस्तेमाल टोमो को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसका असर टोमो पर नहीं हुआ क्योंकि टोमो एक ड्रैगन है। जिसके बाद वो इवादासी तोमोकी से कहती, सबसे पहले तुम मुझे ऐसे तरीके से देखना बंद करोगे। वो सुनकर इवादासी तोमोकी घबराने लगा, लेकिन टोमो सोच रही थी, मैंने सुना है कि हीरो दूसरी दुनिया से है, पर मैं परेशान हूँ। देन वो यंग मास्टर से एक या दो चीजें सीख सकता है। उसी वक्त इवादासी तोमोकी कहता, तुमने अभी तक इनविटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस पर टोमो बोलती, मैंने कहा ना नहीं, और मेरे को कंट्रोल करना बंद करो क्योंकि मेरी बॉडी और माइंड पहले ही दूसरे का है। ये बात को सुनकर मोरा ने कहा, टोमो तुम एक ड्रैगन हो ना, पर तुम कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं हो, साथ ही तुम ग्रेट और पावरफुल ड्रैगन हो। जिस पर लिली अपने मन में कहती, इस जगह का सबसे पावरफुल ड्रैगन लाइका द वाटरफॉल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टोमो बोलती, पर मैं लाइका नहीं हूँ। जिसके जवाब पर लिली सोचते हुए कहने लगती, क्या उसने मेरे मन को पढ़ा। तभी मोरा अपने स्पेल को कास्ट करते हुए बोलती, मेरे भाई की सेवा और मेरे साथ शामिल हो जाओ। दूसरी तरफ टोमो का कहना है, तुम्हारे पास ड्रैगन को ऑर्डर देने की काबिलियत नहीं है, पर तुमको ड्रैगन समनर होना चाहिए। फिर हम टोमो की ड्रैगन फॉर्म की एक झलक को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक थी। तभी टोमो काफी गुस्से में कहने लगी थी, अपनी बेफिजुल की बातों को अपने पास रखो लड़की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवादासी तोमोकी काफी गुस्से में हारोकी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हारोकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। जो देखकर टोमो ने वहाँ पर अपने इल्यूजन को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर इवादासी तोमोकी बार बार उस पर अटैक करे जा रहा था, लेकिन इल्यूजन होने की वजह से वो टोमो का बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन टोमो ने उनको टेलीपोर्ट करके एक जंगल में भेज दिया। दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो खाना पकाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। उसी वक्त पीछे से स्पिरिट वुल्फ ने उस पर हमला कर दिया, जो देखकर मियो उसको काफी गुस्से में दूर फेंक देती है। साथ ही साथ उसने उस पर जानलेवा अटैक भी कर दिया था, पर ओटोनासी उसे साइड करने में कामयाब रही। तभी ओटोनासी मियो से कहती, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। जिस पर मियो काफी हैरान थी। साथ ही वो अपने मन में कहती, ये इंसान अपने से ज्यादा मेरी फिक्र कर रहा है और उसके बाल काले हैं। लेकिन वो स्पिरिट वुल्फ फिर से मियो की तरफ खतरनाक नजरों से देखने लगा, जो देखकर ओटोनासी उसको स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेती है। फिर वो उससे कहती, मुझे माफ करना क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ये बात को सुनकर मियो अपने मन में कहती, वह मुझे यंग मास्टर की याद क्यों दिलाती है। जो कहने के बाद वो ओटोनासी से कहने लगते, क्या तुम सीग्रास के छोटे छोटे टुकड़े चुनने में मदद कर सकती हो। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियो कह रही थी, क्या तुम अपना वेपन को हासिल करने के लिए सीजे जा रही थी। जिस पर ओटोनासी का कहना है, हाँ कुछ दिक्कतों की वजह से। जो सुनकर मियो बताती, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ वुडी कह रहा था, इसका बिहेवियर खतरनाक है, लेकिन इसके इमोशनल चोटें किसी भी इमेजिनेशन से ज्यादा गहरी हैं। वह अपनी पहचान को छिपा रही है। तभी मियो पूछती, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओटोनासी कहती, मैं डिसेंट फाइटर हूँ। जिस बात पर मियो कहने लगती है, अच्छा ऐसा है, उस स्थिति में क्या तुमसे रेयर क्रिएचर को संभालने के लिए कह सकती हूँ जो ईश्वर आ रहा है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं, जिसको देखने के साथ ओटोनासी इनसे कहती है, एक डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट करो। वुडी-सान और तुम बैकअप के साथ सपोर्ट मैजिक का यूज करो। दूसरी तरफ मियो एक पेड़ पर बैठकर उनकी फाइट देखने के साथ कह रही थी, सीजे में नए वेपन को हासिल करने के लिए उनको किसी चीज का सामना करना पड़ता है। तभी हम ओटोनासी को देखते हैं जो बहादुरी के साथ उसका सामना कर रही थी, जिसे देखकर रिन भी उस पर अटैक करने के लिए चला गया, पर उस क्रिएचर ने उसकी सोडी तोड़ दी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहाँ
के ऐसे मंजर को देखकर ओटोनाशी को मिगुमी की याद आने लगी और अब वो फाइट करने की हालत में भी नहीं है, पर वो मियो-सान से मदद मांगने लगी थी। ये बात को सुनकर मियो ओटोनाशी को बताने लगी, अपनी पावर को ना जानने के लिए तुमको शर्म आनी चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने एक ही अटैक से उसका पैर काट देती है, साथ ही साथ दूसरे अटैक में उसको खत्म ही कर दिया। ये सब देखकर वो लोग सदमे में चले गए थे, लेकिन मियो उन लोगों से कहती क्या तुम ठीक हो। ये बात को सुनकर प्रीस्ट का कहना है हाँ वो ज्यादा इंजर्ड नहीं है। जो सुनकर मियो बताते ठीक है, मैं इस क्रिएचर के मटेरियल को कलेक्ट करना चाहूंगी तो उसके टुकड़े करने में मेरी मदद करो। पर वो क्रिएचर अभी तक मरा नहीं था, तभी वो पीछे से अटैक करके मियो को इंजर्ड कर देता है, लेकिन मियो हील हो गई। जिसके बाद मियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। साथ ही वो बोलती यंग मास्टर ने इस बात की तारीफ की थी कि ये किमोनो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर तुमने इसको फाड़ दिया। जो कहती है वो क्रिएचर को काफी बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। वहाँ के ऐसे सीन को देखकर वो लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। मियो को खत्म करने के बाद काफी उदास होते हुए कहने लगी मुझे आशा थी कि मैं इसे और भी बढ़िया कर सकती हूँ, लगता है हम अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। जो कहने के बाद वो उनको बेहोश कर देती है। अगले सीन में ओटोनाशी मिगुमी को अपने सपने में देखने के साथ उठ जाती है, तभी वो अपने साइड में रखा लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मियो उसको सीजे में मिलेगी और जब तुम जागोगे तो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की तलाश करना। फिर हम अगले सीन में कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी की ओर देखते हैं जहाँ पर मियो कह रही थी आखिरकार तुम आ गए। तब रिन बताता तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ ओटोनाशी कहने लगी वैसे तुम्हारा किमोनो कैसा है। ये बात को सुनकर मियो बोलती वह अभी ठीक नहीं हुआ है पर जल्दी हो जाएगा। ये बात को सुनकर ओटोनाशी कहने लगती तुमने हमें डीमन के साथ हुई घटना के बारे में बात करने के लिए बुलाया है ना। ऐसी बातों को सुनकर मियो ने कहा नहीं मैं इस बारे में बात क्यों करूंगी, लेकिन अच्छा है कि तुम मरे नहीं, पर मैंने यहाँ पर तुमको इसलिए बुलाया है ताकि तुम खाना बनाना सिखा सको। अगले सीन में ओटोनाशी मियो को देखकर कहती है वो मटेरियल को समझ कर ढूंढ लेती है, उसका नाइफ चलाने की स्किल भी अच्छी है। जब बाकी तरीके से ताकत लगाने की बात आती है तो वो कर नहीं पाती। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर गुतेसु रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है जहाँ पर मकरो कह रहा था उसने हमसे डेमी प्लेन पर लौटने के लिए कहा है क्योंकि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए काफी कुछ है। जिसके बाद मित्सुमी माकोटो टेलीपोर्ट होकर कहीं पर आ गया, पर उसको खुद ही मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर आया है। तभी वो कहता इस जगह पर काफी गर्मी है, यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर मकरो बताता ये वेदर चेंज होने की वजह से है। जिसमें मित्सुमी माकोटो ने कहा अभी तो आधी रात है लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी, मेरी ये डेमी प्लेन की सेंचुरी का क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मित्सुमी माकोटो के घर की तरफ आ गया था जहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए काफी ज्यादा मेंबर थे। साथ ही साथ मियो कहती यंग मास्टर आपका स्वागत है। तभी एमा का कहना है डेमी प्लेन के सभी लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद मित्सुमी माकोटो उनको देखकर बोलता आप लोगों को दोबारा से देखकर अच्छा लगा और मेरे लिए इतना शानदार घर बनाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज का सेलिब्रेट आपकी कड़ी मेहनत का रिवॉर्ड बन सकता है। तो इसी के साथ वहाँ पर पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त टोमो कहते तुम अपना सारा समय बच्चों के साथ काम करने और अकेडमी के बिजनेस पावर में बिताते हो। दूसरी तरफ मियो ने कहा यंग मास्टर क्या आपको इसमें कुछ चाहिए। जिसको देखकर मित्सुमी माकोटो बताने लगा ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने सीजे में कुछ खोया हो। फिर वो उसको टेस्ट करने के साथ बोलता ये मुझे पसंद आया, सच में ये काफी अच्छा है। जो सुनकर मियो के खुशी के आंसू बाहर आने लगे। उसकी ऐसी हालत को देखकर टोमो मित्सुमी माकोटो को बताने लगी उसने कुक करने में काफी ज्यादा मेहनत की है और ये सारा खाना उसी ने बनाया है। जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता मियो सचमुच में ये अच्छा है। जो सुनकर मियो तो खुश होते हुए वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ बैठा मित्सुमी माकोटो टोमो से कह रहा था आज की रात लंबी होने वाली है। अगले सीन में टोमो मित्सुमी माकोटो को बताती उस जगह की हमारी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जहाँ तुमने ड्रैगन स्लेयर के साथ फाइट की थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा सामना एक हीरो से हुआ। वह ग्रिटोनिया एम्पायर का हीरो था पर उसका नाम इवादाशी तोमोकी है और वो तुम्हारी ही एज का लग रहा था। ऐसा लगा कि वह कुछ अच्छा नहीं कर रहा, हल्के शब्दों में कहे तो वह बदमाश है। भले ही वो अपनी एबिलिटी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वो अपने इशारों पर नचाने के बारे में सोचता है। वो डीमन को हराने के बाद बाकी इंसानों के खिलाफ बैटल में जाने का इरादा कर सकता है। इसके अलावा जब मैंने उसके साथ आई प्रिंसेस का मन पड़ा तो फिर मैंने उसका पता लगाना शुरू कर दिया। ये बात को सुनकर मकोरो कहने लगता ग्रिटोनिया के हीरो ने देश के इंसानों को एक कॉन्सेप्ट समझाया होगा। तभी वो सुनकर मित्सुमी माकोटो कह रहा था उसका मैजिक ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन फायरमैन का यूज किसी को मारने के लिए किया जा सकता है। इस सिचुएशन के हिसाब से वो मर्डर हो सकता है। साथ ही साथ टोमो उसको बताने लगी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बिना मैंने उसका खात्मा करने के बारे में सोचा। वो बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो ने कहा तुम उन्हें बेवजह नहीं मार सकती, फिलहाल हम देख सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं। जो सुनकर टोमो कहते किसी ने पावरफुल एरो से पूरे बैटलफील्ड को झील में बदल दिया। जिस पर मित्सुमी माकोटो बताता किसी प्रकार का डीमन ऐसा करने की काबिलियत रखता है क्या टोमो तुम सोरो की ये गोडेस नहीं थी। तभी टोमो ने कहा मकोरो ने मुझे अकेडमी में होने वाली अधिकांश एक्टिविटी के बारे में बताया और मैंने ये भी सुना है कि तुम वहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहने लगता यह रिपोर्ट करने लायक नहीं है। जिस पर टोमो से फ्लर्ट करते हुए बताती मैं इससे डिसएग्री हूँ, तुम खुद को सिंपल क्यों नहीं बताते और मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो घबराते हुए कहने लगा मकोरो ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है तो मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर अब काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर टोमो कह रही थी यहाँ
पर गर्मी तो और भी ज्यादा है, पर गर्मी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? जो सुनने के बाद मिसुमी माकोटो कहने लगा था एमा पहले ही डेमी प्लान रेगुलर वेदर चेंज की रिपोर्ट दे चुकी है। साथ ही साथ मकोरो बोलता डेमी प्लान के कुछ बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, जिस पर टोमो बताती हाँ तुमने ठीक कहा, और उन दोनों की नजर मिसुमी माकोटो की तरफ ही जा रही थी। उनकी सजीव नजरों को समझते हुए मिसुमी माकोटो कहने लगा था क्या ये मैंने किया है? तभी टोमो ने कहा यह तुम्हारे द्वारा डेमी प्लान के बाहर लगाए गए फोग के कारण हो सकता है। जाहिर तौर पर तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए गए लास्ट गेट की जगह मोटे तौर पर मौसम को निर्धारित करता है। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो कहता है कि लेकिन एकेडमी सिटी तो काफी अच्छा था, है ना? जो सुनने के बाद मकोरो कहने लगा था जगह की इन्फॉर्मेशन कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड से मौसम को इफेक्टेड कर रही होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टोमो का कहना है मैं ये देखना चाहती हूँ कि गेटों की जगह पर क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। इसके बाद मिसुमी माकोटो कह रहा था मेरी ये हरकतें तो वेदर को भी बदल देती है, मुझे कहीं भी जाने से पहले अच्छी तरीके से सोचना होगा। दूसरी तरफ ओटोनाशी मियो को बताती मुझे माफ करे लीमिया में देखभाल कर रहे लोगों ने मुझे वापस लौटने का ऑर्डर दिया है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिसके जवाब पर मियो ने कहा काश मुझे खाना पकाने के बारे में और भी ज्यादा सिखा पाते, लेकिन इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी ओटोनाशी कहने लगी वारन लैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, उनको मेरी जरूरत है, वैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मियो ने उसको तुरंत मना कर दिया क्योंकि वो यंग मास्टर के साथ रहना चाहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले गए। अगले सीन में मिसुमी माकोटो कह रहा था ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है। जो सुनकर एमा कहती जैसे कि तुमने बताया था हम वैसे ही काम कर रहे हैं और ये हमारे मन को शांत करता है, साथ ही साथ यहाँ बच्चे आराम से खेल लेते हैं। जिस पर मिसुमी माकोटो बताता ये फार्म तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी एमा कहती है हमने मकोरो के इंस्ट्रक्शन के तहत फार्म लैंड में सुधार किया है। जो सुनने के बाद मकोरो बताता मैंने उन्हें बताया अपनी नॉलेज के बेस पर अर्थ मैजिक का यूज करके क्या हासिल किया जा सकता है। जिस पर मिसुमी माकोटो बोलता अब हमें खाने की चिंता नहीं होगी, पर मैं अनस्टेबल वेदर से थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ चलो, डेमी प्लान को एक शानदार जगह बनाते हैं। ये बात को सुनकर एमा कहती कि टोमो सामा, मियो सामा, मोकोरो सामा ने एक नए स्पीसीज की सिफारिश की है। इसके अलावा एल्डर सामा तुमसे बात करना चाहते थे। अगले सीन में हम एक हॉर्न को देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर उनको बता रहे थे मियो सामा उसको अपने साथ तब लाई थी जब उसका किमोनो फट गया था, लेकिन उस क्रिएचर ने उस पर पीछे से अटैक किया था, पर शुक्र है कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई। मैंने इस पर गौर किया, ऐसा लगता है कि एक डीमन है जिसने विंड स्पिरिट को निगल लिया। ये विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कोई कमजोर स्पिरिट का भी शिकार कर सकता है। दूसरी तरफ मकोरो अजीब व्यवहार करते हुए बोलता दरअसल इस डीमन को मैंने ही बनाया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। यह उन एक्सपेरिमेंट में से एक था जो मैंने तुमसे मिलने से पहले एक जगह पर कब्जा करते समय किया था। मैंने कई मिड लेवल स्पिरिट को पकड़ कर कमजोर कर दिया, फिर मैंने उनको डीमन को खिला दिया, प्लीज मैं उनको माफ कर दो। जिसके बाद मिसुमी माकोटो ने कहा वैसे तुमने यह एक्सपेरिमेंट केवल तभी किया था। उसी वक्त मकोरो बताता मैंने इसे कई बार किया था, न केवल कीड़ों के साथ बल्कि क्रस्टेशियस के साथ भी। जो सुनकर मिसुमी माकोटो सोच रहा था क्रस्टेशियस, अच्छा ये वही चीज है जिसे टोमो ने खाया था। तभी एल्डर का कहना है हमें इसकी रिपोर्ट टोमो और मियो को दे देनी चाहिए। जो सुनकर मकोरो तो काफी ज्यादा डर गया, पर मिसुमी माकोटो कह रहा था परेशान में पड़े तुमको कुछ फायदा होगा, आखिरकार तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। नेक्स्ट सीन में एमा मिसुमी माकोटो से कह रही थी यंग मास्टर तुमको मेरे को एमा सान कहना बंद करना होगा, वरना तुम मास्टर कहने लायक नहीं रहोगे। दूसरी तरफ मिसुमी माकोटो कह रहा था तुमसे मिलकर अच्छा लगा, डेमी प्लान में तुम्हारा स्वागत है। जिस पर वो पर्सन बोलता हमें इस शानदार जगह पर बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो बताता मैं मिसुमी माकोटो हूँ और मैं ही इस जगह को चलाता हूँ। वो सुनकर पर्सन कहने लगा मैं काकुन बिंग किन का लीडर और ये मेरी एडवाइजर सोना है। तभी एमा जेलस फील करते हुए कहती तो तुम वहाँ पर कब तक रहोगे? फिर मिसुमी माकोटो उनके बारे में जानते हुए कहने लगा था यह इंप्रेसिव है इसको देखते हुए कि तुम टोमो माउंटेन से और भी ज्यादा सुंदर जगह पर रहते हो। ये बात को सुनकर सोना का कहना है वो सुंदर जगह हो सकती है लेकिन यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये सुनकर मिसुमी माकोटो कहता अच्छा ऐसा है, वैसे तुमने खुद अपने विलेज की रक्षा की है। जिस पर एग्री करने के साथ कोकुन का कहना है हाँ और हम डिसेंट फाइटर हैं, और क्या तुम सचमुच में हमारे साथ समान लोगों की तरह व्यवहार करोगे, साथ ही साथ हमें काम भी दोगे? तभी मिसुमी माकोटो कहता है कि हमारे इरादे बेकार लोगों की तरह नहीं है। अब ग्रुप 2 की बारी, जिसको देखकर मिसुमी माकोटो बोलता वैसे मैं जानता हूँ कि हम अभी भी मिले हैं लेकिन अपने मुखौटे को तो हटा दो। ये बात को सुनकर उन लड़कियों का कहना है लेकिन हमारी आंखें एक पावरफुल इफेक्ट छोड़ती हैं। ऐसी बातों को सुनकर मिसुमी माकोटो कहता गोगन्स, इसे मेरी दुनिया में मेडुसा के नाम से जाना जाता था। फिर उनसे कहता पर तुम इसे हटा सकते हो क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। जो सुनने के बाद उन लड़कियों ने कहा लेकिन हमारी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। जिसके जवाब पर एमा बताती क्या तुम मेरे मास्टर को कमजोर समझती हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर उन्होंने अपने मुखौटे को तुरंत हटा लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर रखी टेबल पत्थर में बदल जाती है। और उनकी ऐसी पावर को देखकर मिसुमी माकोटो बताता तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारी आंखों से काफी गहरा असर पड़ता है। यह एक टेंडर की मैजिक आई है, मुझे यकीन है तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। जो सुनकर वो लड़कियां कहती तुमने ठीक कहा, हमारा खाना भी पत्थर का हो जाता है। जिस पर माकोटो सामा बोलता इस डॉक्यूमेंट के अनुसार तुम्हारे में केवल लड़की
किया है। तभी वो कुछ ऐसा कह देती है कि जिसकी वजह से मिसुमी माकोटो का ठरक जाग गया, पर वो संभालते हुए बताता हम तुमको पार्टनर उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए तुमको अपना पार्टनर खुद ढूंढना होगा। जिस पर उस लड़की का कहना है लेकिन हमें यकीन है कि बाकी लोग इस नजर को झेल नहीं पाएंगे। जिस बात पर मिसुमी माकोटो ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा बनाने का प्लान बना रहा हूँ जिससे इफेक्ट नॉर्मल हो, ग्लासेस या कुछ इसी तरह का मार्क्स। जो सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो गई, पर उन लड़कियों को मिसुमी माकोटो की नजर परेशान कर रही थी जिसकी वजह से वो उनको पास कर देता है। ग्रुप 3 मिसुमी माकोटो उनसे कहता तुम फेरिस उस जंगल को छोड़ने की कोशिश कर रही हो जिसमें तुम रहती हो। जो सुनकर उन फेरिस का कहना है हम फेरिस नहीं है, हम अलमेरा है, हम फेरिस और स्पिरिट के बीच की है और लो लेवल के स्पिरिट को ऑर्डर भी दे सकते हैं और तुम हम पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि हम बहादुर अलमेरा हैं। जिस पर मिसुमी माकोटो बोलता फिर रहने की तैयारी करो। जिसको सुनकर एमा कहती मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, यह बेचैन क्रिएचर को डेमी लैंड में बुलाना डिजास्टर से कम नहीं होगा। उसकी इस खतरनाक बात को सुनकर उनको फेल कर दिया जाता है। अगले सीन में हम मिसुमी माकोटो के उन स्टूडेंट को गोतेत्सु रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर जिनरोहन कह रहा था क्या कुजुनोहा सामस के बारे में जानते हैं? शायद नहीं क्योंकि वो नए हैं और मुझे डाउट है कि वह उसे परेशान करेंगे क्योंकि वह सुंदर चेहरे के पीछे भागते हैं। मुझे आशा है कि रेम्ब्राट सिस्टर कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। अगले सीन में मिसुमी माकोटो कह रहा था अब हमें गर्मियों की शुरुआत में बरसात में मौसम जैसा मौसम फील होने वाला है। जो सुनकर टोमो कहती तुम्हारे द्वारा पिछली बार इस्तेमाल किया गया मिस्टर की डेमी लैंड के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ मियो का कहना है क्लाइमेट में बार बार होने वाले बदलाव के कारण मटेरियल का भंडार इकट्ठा करना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ मकोरो बोलता फिलहाल डेमी लैंड के लोगों को कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है, फिलहाल तूफान या सूखा पड़ सकता है। जिस पर टोमो बताती हमें फोग और दरवाजे के क्लाइमेट के बीच के रिलेशन का अनुमान लगाना सीख लिया है। मैं कुछ साइट की जांच करूंगी और जगह ढूंढूंगी जहाँ पर 4 मौसम का अनुभव होता हो। तभी मिसुमी माकोटो का कहना है तुम्हारा शुक्रिया, फिलहाल मैं राड गार्ड वापस जा रहा हूँ, मेरे चले जाने के बाद कोई हंगामा खड़ा मत कर देना। ये बात को सुनकर मियो उसको पकड़ने के साथ कहती है मास्टर तुम फिर से जा रहे हो। जो सुनने के बाद मिसुमी माकोटो कहने लगा था हाँ लेकिन जब मेरे पास समय होगा तो मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। पर वहाँ के लोग उसको जाने नहीं देना चाहते थे लेकिन उसको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उसके स्टोर की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो लड़कियां कोइन से भरा हुआ बैग दे रही थी। तभी उसके पीछे से मकोरो बताने लगा ऐसा लगता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें जल्दी ही और एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो उनको शुक्रिया अदा करने लगा था, साथ ही साथ वो उनका बोनस भी दे देता है जो देखकर उन दोनों के मुंह में से पानी आने लगा। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर राड गार्ड अकेडमी की तरफ आ जाता है जहाँ पर मिसुमी माकोटो कह रहा था आज के पेपर वर्क के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। दूसरी तरफ ब्राइट उनसे कहा तुम्हारे पास कुछ समय है और मुझे तुम्हारे 10 हीलर की जरूरत है क्योंकि समर की छुट्टी के दौरान अकेडमी फेस्टिवल के बीच मेरे अपने स्टूडेंट को इंजर्ड होने की संभावना है। जिस पर मिसुमी माकोटो एग्री कर गया। अगले सीन में हम मिसुमी माकोटो के लिए काफी सारे लव लेटर को देखते हैं जिसको देखकर मिसुमी माकोटो बोलता है ये बेथु के लेटर मुसीबत बनते जा रहे हैं। तभी मकोरो उनमें से एक लेटर देते हुए कहता है ये स्टूडेंट का एक लेक्चर असाइनमेंट है जिसको पढ़ने के बाद हम स्टूडेंट की अगली क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसुमी माकोटो कह रहा था आज से हम 3 नए स्टूडेंट का वेलकम करेंगे। जिसके बाद एक लड़की कहती मैं सीफो रेम्ब्राट हूँ, एक बीमारी के कारण मैंने अकेडमी से कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी, जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और मेरा मैजिक फायर और अर्थ है। देन सेकंड स्टूडेंट का कहना है मैं यूनो रेम्ब्राट, मैं सीफो की छोटी बहन आज ही अकेडमी में आई हूँ और फिजिकली बैटल में माहिर हूँ। जो सुनकर मिसुमी माकोटो अपने मन में कहता मुझे खुशी हुई कि वो दोनों पूरी तरीके से ठीक हो गई। दूसरी तरफ थर्ड लड़की का कहना है मैं कैरन क्रॉस हूँ, मैं रॉयल अकेडमी से आज ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई हूँ। तभी मिसुमी माकोटो उनसे कहता तुम्हारे डैड और मैं दोस्त हैं लेकिन मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। जिस पर रोहन उन दोनों को बताता यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी मिसुरो का कहना है ये दोनों बहनें नहीं है जैसा कि मैं जानता हूँ। साथ ही डायनासोरस कहने लगा था उनसे पागल मत बनो, वे शायद सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। उन्हें देखकर मिसुमी माकोटो टेलीपैथी से मकोरो से कह रहा था वे अजीब व्यवहार कर रहे हैं, क्या तुमको नहीं लगता? जो सुनकर मकोरो कहता बहनों की रेपुटेशन खराब है और वे अपने दौलत और दिखावे पर घमंड करती हैं। ये बात को सुनकर मिसुमी माकोटो बताता वह मुझे ऐसा नहीं लगते। फिर उनको बताता आज के लेसन के लिए मैंने कुछ मजेदार तैयार किया है। न्यू स्टूडेंट यहाँ पर इंतजार करो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ, तुम उस क्रिएचर के साथ फाइट करोगे जिससे मैं बुलाने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो मिसुमी माकोटो के डेमी लैंड से ही है और वो उसका दोस्त ब्लू लिजर्ड है। फिर वो पीछे से उसे कहता आज तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया और अपनी सांस का इस्तेमाल मत करना और लगभग 20% स्ट्रेंथ फाइट में ही यूज करना। तभी न्यू स्टूडेंट की बारी आ जाती है जहाँ पर मिसुमी माकोटो उनसे कह रहा था नए स्टूडेंट मेरे से लड़ेंगे और मैं तुम्हारी फाइट की खामियां बताऊंगा, देन असाइनमेंट जारी करूंगा। अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए एरर को ठीक नहीं करते तो मैं तुम्हारे हमलों को नाकाम करता रहूंगा। साथ ही साथ अपना ध्यान रखना वरना तुमको चोट भी लग सकती है। दूसरी तरफ हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर उस लिजर्ड ने उनकी हालत ही खराब कर दी थी। जिसके बाद नए स्टूडेंट की फाइट शुरू हो गई
गई जहाँ पर यूनो ने अपनी एरो के साथ उस पर अटैक कर दिया, पर मित्सुमी माकोटो अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ तक कि वो कहता है बहुत वीक, यह काम नहीं करेगा। जो सुनकर उसने उस पर एक और अटैक कर दिया, पर वो भी नाकाम रहा। साथ ही मित्सुमी माकोटो कहता है इससे अपने मन से और अपने फिजिकल बॉडी को निखारो। दूसरी तरफ सीफू ने अपने फायर पावर से मित्सुमी माकोटो पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो आइस एलिमेंट को यूज करते हुए उस पर हमला कर देती है, जो देखकर मित्सुमी माकोटो फ्रीज होकर बताता अच्छा है पर तुम्हारा मैजिक डिले है। फिर उससे बाहर आते हुए बोलता सीफू अपने मैजिक पर ध्यान केंद्रित करो और तेजी से स्पेल कास्ट करो और स्पीड से ज्यादा पावर और ड्यूरेशन ओवर स्पीड पर ध्यान दो। उसी वक्त यूनो ने अपने फायर एलिमेंट को यूज करने के साथ उस पर अटैक कर दिया, पर मित्सुमी माकोटो उसको जलाकर राख कर देता है। फिर उससे कहता यूनो तुम्हारा फिजिकल इनहेंसमेंट और माइंड का विकास खराब है, इसके अलावा तुम पावरफुल शॉट फायर करने में ज्यादा माना एनर्जी को खर्च करती हो। दूसरी तरफ हम उस लिजार्ड को देखते हैं जिसने अपने एक अटैक से वहां पर तूफान को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग हवा में उड़ने लगे। तभी एमिलिया ने अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उस पर हमला कर दिया। उसी वक्त लिजार्ड ने उसके अटैक को डॉज कर लिया, पर पीछे से रोहन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन लिजार्ड की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी स्वॉर्ड तो उसके हाथ से ही छूट गई, जिसका मौका पाकर वो लिजार्ड उस पर हमला कर चुका। तभी पीछे से मित्सुमी माकोटो बताता आज के लिए बस इतना ही और तुमने जो सुधार किया है उसकी रिपोर्ट मेरे को चाहिए। फिर वो कैरन से बोलता कैरन मैं कुछ जानने के लिए एक्साइटिंग हूँ तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी, जिसको देखकर मकोरो का कहना है अभी अभी कुछ सामा तुम्हारे सामने ऐसी दिक्कतों को प्रस्तुत करेंगे जिनसे तुम दूर भी नहीं भाग सकते। जो सुनकर उन लोगों ने कहा क्या तुम शोर हो, ऐसा लगता है कि वो इसको एंजॉय करता है। जिस पर मकोरो बताता यह सच है कि वह काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुमसे उम्मीद रखता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया उसको बताने लगी मकोरो सान क्या तुम ऐसे पर्सन हो जिसे सताए जाने पर मजा आता हो। दूसरी तरफ मकोरो कहने लगा था नहीं बस कुछ समय हो गया है कि जब उसने मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन की हो। अगले सीन में कैरन कहने लगी थी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता तुम्हारी स्ट्रेंथ अननेचुरल है और तुम स्टूडेंट बनने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर कैरन बताती मैं अपने एम्पायर में एक आर्मी की मैजिशियन थी, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं तुम्हें अपने काम के असाइनमेंट की डिटेल बता सकती हूँ। तभी मित्सुमी माकोटो ने कहा मैं पहले से ही तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूँ। ये बात को सुनकर कैरन कहने लगी तो फिर ऐसा क्या है जिस पर तुमको मेरे पे शक है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मित्सुमी माकोटो ने कहा मुझे शक है कि तुम असली कैरन कोर्स हो। जिसके जवाब पर वो हंसने के साथ कहने लगी ये कैसा मजाक है, मैं असली कैरन कोर्स हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। लेकिन मित्सुमी माकोटो सीरियस होने के साथ उससे कहा डीमन एकेडमी से क्या चाहती हो सकता है कि तुम्हारे पास होर ना हो लेकिन तुम्हारी स्किन और आंख का रंग जरूर एक डीमन जैसा है। ये बात को सुनकर कैरन कहने लगी थी प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरे में ऐसा क्या डिमोनिक है। साथ ही साथ वो डीमन आई का भी इस्तेमाल करने लगी थी। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता मुझे पर ये काम नहीं करता और बताओ कि असली कैरन किधर है। जिस पर वो डीमन बताती लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने उसको मार डाला। और क्या तुम इंसान नहीं हो। मुझे लगा कि तुम ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे कि मैं एक डीमन हूँ। तभी मित्सुमी माकोटो अपनी आवाज में बोलता मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कौन किस स्पीसीज का है। उसकी ऐसी आवाज को सुनकर उस डीमन का कहना है तुम्हारी आवाज डीमन जैसी है। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता है मैं आसान लैंग्वेज के अलावा सब कुछ बोल सकता हूँ। तभी मकोरो वहाँ पर आते हुए बोलता है इसका नाम रूना है, वह डीमन किंग आर्मी की लीडरशिप करने वाले 4 जनरल में से एक है। जो सुनकर मित्सुमी माकोटो पूछता मकोरो तुम क्या इसके बारे में जानती हो कि वह कौन है। जिस पर मकोरो बताता हाँ जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा करता था तब मेरा सामना उसके साथ कई बार हुआ है। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता अब हम 2 हैं तो तुम्हारा क्या होगा। जो सुनकर रूना बोलती तुम ठीक कह रही हो, ये हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुके हैं तो चलो इधर उधर खड़े ना होकर कहीं जाकर बात करते हैं। अगले सीन में हारोकी कहता तुमको देखकर अच्छा लगा बॉस, क्या मैं तुमको याद हूँ, मैं हारोकी हूँ। वो बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहता अच्छा वो भद्दे से लगने वाला लड़का। जो सुनने के बाद हारोकी बताता अब तुम टोमो के जासूस के रूप में काम कर रहे हो और उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। ये बात को सुनकर मित्सुमी माकोटो कहने लगा था तो फिर सिटी में कुछ ऐसा है जिसकी मैं चाहता हूँ कि तुम जांच करो। कोई डेमी ह्यूमन को किडनैप कर रहा है, जरूर इसमें असासिन गिल्ड शामिल होगा क्योंकि मुझ पर एक बार हमला हुआ था, मुझे इस पर पूरा यकीन है। जो सब सुनकर हारोकी वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला गया। अगले सीन में हारोकी वहाँ पर कुछ लोगों की पिटाई कर रहा था। साथ ही वो बंदा कहता यहाँ आसपास किसी किडनैपर की खबर नहीं मिली। तभी हम उसे एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड को किसी पर पॉइंट कर दिया। तो गाइस अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। साथ ही साथ एक न्यू सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और न्यू अपकमिंग सीरीज साथ ही साथ जो सीरीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसकी न्यूज सबसे पहले इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में।